अब ये वो राइट्स है जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हैं। तुम अभी तक नागरिक बना दिए गए थे लास्ट क्लास में, उससे पहले तो तुम भारत का हिस्सा बन चुके थे, उसके पहले भारत का संविधान हम लिख रहे थे। तो अब जब तुम लोग हो यहां पे तो तुम्हारे पास क्या अधिकार है? अगर मैं बराबर नहीं हूं आपसे और आप मुझसे ज्यादा अच्छे माने जाते हो संविधान की नजर में, तो मेरी बात नहीं सुनी जाएगी कभी। तो मेरे तो अधिकारों का वंचन हो गया। बिल ऑफ राइट्स वॉज रिटन फॉर कंसोलिडेटिंग क्या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट राइट्स जो किन के लिए थे? जो ब्रिटेन में अपर क्लास के लिए थे। तो फ्रांस ने आजाद होते ही कहा कि ओ सब बराबर है, फ्यूडल लॉर्ड वगैरह खत्म, नोबिलिटी खत्म, कोई ये क्लर्क, ये सारे क्लरिक, चर्च वर्च सब खत्म। पहले तो ये हमारे साथ ऐसे हमारे राइट्स होते थे। इसको बेचारे को हमने बोल दिया कि अभी आपकी जरूरत नहीं है, आप जाओ संविधान के बहुत आगे, आर्टिकल 320 के पार, 300A के पार। कुछ फॉरेनर्स भाई जो और जो एलियंस होते हैं, जो हमारे देश में बाहर से आए हुए हैं, जो नागरिक नहीं हैं, उनके पास कुछ ही अधिकार हो सकते हैं कि उस अधिकार को पूर्णतया रूप से लागू हो पाने के लिए हमें कोई प्रॉपर कानून बनाना पड़ेगा। संविधान ने कह दिया आदित्य तिवारी एंड हिज स्टूडेंट वी आर बोथ इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। भाई उस एक्ट को लाए हम, उसको डाल दिया हमने 9वीं अनुसूची में। तो वो एक्ट जो है, अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो एक्ट तब भी सही है। मेरा मन नहीं है कि मुझे नहीं आना आपकी रैली में नेतागिरी करने, मैं नहीं आना चाह रहा। ये भी थोड़ी कि अरे साहब नहीं आना ही पड़ेगा, राइट है आपके पास, राइट आप अपना यूज करो। अरे नहीं करना भाई। हेलो एवरीवन, स्वागत है यूपीएससी वाला में। आज संभव के सीरीज में हमारा छठा लेक्चर है फंडामेंटल राइट्स। अब ये वो राइट्स है जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हैं। तुम अभी तक नागरिक बना दिए गए थे लास्ट क्लास में, उससे पहले तो तुम भारत का हिस्सा बन चुके थे, उसके पहले भारत का संविधान हम लिख रहे थे। तो अब जब तुम लोग हो यहां पे तो तुम्हारे पास क्या अधिकार है? वो अधिकारों की पढ़ाई कैसे कैसे होगी, क्या उसमें हम पढ़ेंगे, क्या मोटी मोटी बातें हैं? तो मोटी मोटी बातें इस पहले पार्ट में, ये चैप्टर का पहला हिस्सा है, ठीक है। ये चैप्टर काफी थोड़ा बड़ा होता है, तो हम इस चैप्टर को थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ते हैं। पार्ट 1 में आज हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ेंगे पार्ट 1 में? पार्ट 1 में हम फंडामेंटल राइट्स का, पहले तो हमें ये जानना है कि फंडामेंटल क्यों है, ये क्या है, ऐसी बात है इनमें, ये फंडामेंटल क्यों बोल रहे हैं इन्हें हम, ठीक बात है। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे कि इनका सिग्निफिकेंस क्या क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, क्या जरूरत पड़ गई ऐसी कि फंडामेंटल राइट नाम लिख के हमें ऐसे कुछ अधिकार देने पड़े। जब भाई लोगों की रोजी रोटी चली रही थी पहले भी, तो ऐसा क्या अलग हो गया? फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, ये क्या इन्फोर्सिएबल हैं नहीं है, कैसी चीजें हैं, क्या है इनके साथ। अब जो हमें फंडामेंटल राइट आज की क्लास में जो पढ़ने हैं, वो पढ़ने हैं कुछ कहां से लेके, संविधान में जब तुम खोलते हो, कभी अगर खोला होगा तो आर्टिकल 12 से लेके हम पढ़ेंगे 22 तक, सॉरी 22 तक। ये आर्टिकल क्या है? ये आर्टिकल 12 में हम तुमको बराबरी दिलवा के 14 से लेके 18 से लेके 21, 22 में तुम्हारी फिर वो भी होगी, डिटेंशन भी होगा तुम्हारा, ठीक है। सारे के सारे जितने भी एग्जांपल होंगे मैं अपने ऊपर यूज करूंगा, उनको अपने दिल पे मत ले लेना, और वो एग्जांपल से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमारे अधिकार क्या है, कैसे मिलेंगे। अब ये आपको नोट्स क्या मिलेंगे, ये आपके अधिकार है, यस ये भी आपके अधिकार है। तो ये फ्री सीरीज है, इसमें आपको एनरोल करना है। कहां करोगे एनरोल? इन सर की सबकी फोटो आपको तो पता ही होगी, 2-4 की। तो अब क्या करना है आपको, यहां पे इस बैच में एनरोल होना है, और यहां पे आगे नीचे आपको इसके नोट्स मिल जाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहां पे लिंक लगी हुई है। कहां जाना पड़ेगा? संभव 2026 फ्री यूपीएससी सीरीज, ठीक है। वहां आपको दिख जाएंगे, नितिन सर भी हैं, आसिम सर भी हैं, सब लोग हैं यहाँ पे। नाउ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो अगले साल एग्जाम देंगे 26 में, उनके लिए बैचेस आर लाइव, और अभी दिवाली का भी डिस्काउंट आने वाला है, तो आप उसको भी आप एंजॉय अवेल कर सकते हो। तो अभी ये जो प्राइसेस हैं, ये इन बैचेस की प्राइसेस हैं, बट अभी जब हम दिवाली ऑफर में हम इन प्राइसेस को थोड़ा सा वो कर देते हैं, री एग्जामिन कर देते हैं, ठीक है, आपके लिए सस्ती हो जाती है। नाउ प्रहार है इंग्लिश में, हिंदी में, टाइटन है फुल इंग्लिश में। नाउ 2 ईयर का 2027 का जो हमारा प्लान है, तो उसमें आप संकल्प में जाते हो इंग्लिश में या हिंदी में, या पिनैकल जो एकदम टॉप मोस्ट प्रीमियम इंग्लिश बैच, इसमें जाते हो आप। और जो अगर आपको प्रारंभ में जाना है, 3 साल का एग्जाम, भाई 3 साल की पढ़ाई करने के बाद तब एग्जाम देना है, तो आपके लिए इंग्लिश में है और हिंदी में है, ये फुल इंग्लिश में नहीं है, ठीक है। इसकी प्राइस अवेलेबल ये भी है। अब चलते कहानी पे, क्या है कहानी, क्या है, व्हाट आर फंडामेंटल राइट, व्हाई आर दे फंडामेंटल, व्हाट इज, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, बताओ। तो अब फंडामेंटल राइट से पहले चलो थोड़ा सा इमेजिन करो कि अगर आपके पास ये अधिकार नहीं हो तो आपका क्या जिंदगी, जीवन शैली ऐसी है जैसी आज है, हो पाती? आप इमेजिन करो आपके परदादा जी और आपके पुराने लोग, या आपके और पीछे के लोग, तो उनसे पूछो जरा, अगर वो कोई हो यहाँ पे, या उनसे मन में उनसे बात करो जरा, इमेजिन करके देखो कि उनके समय पे हालत क्या क्या हालतें थी, कैसे हो रहा था वहां पे। तो ये जो आर्टिकल्स हैं, ये जो यहाँ पे संविधान में लिखे हुए हैं, ये आपको क्या दे रहे हैं? वो चीजें दे रहे हैं जो आपके पूर्वजों को नहीं मिल पा रही थी। एक सभ्य समाज में, सोसाइटी में, सिविलाइज नेशन में रहने की वजह से जो आपके पास कुछ मौलिक अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकार आपको मिले हैं बिकॉज ऑफ इन्हीं चीजों से जो हमारे संविधान में यह मेंशन है। चलो साहब, पानी भी आ गया। अब क्या करते हैं इसमें, हम कैसे पढ़ेंगे संविधान में? तो संविधान में पढ़ने की हमें सबसे पहली समझनी जरूरी ये बात है कि पार्ट 3 में क्यों इतना ऊपर ही क्यों डाल दिया? पार्ट 1 में डाल देते, ज्यादा ही मन था तो नहीं। पार्ट 1 में क्या डालना था हमें? पार्ट 1 डालना था कि भारत क्या है,
इंडिया दैट इज भारत इज अ व्हाट, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें कौन लोग रह रहे हैं, वो पार्ट 2 में है। कौन लोग हैं, वो नागरिक हैं। अब इन नागरिकों पे अधिकार क्या है, वही बस अब आ गए। तो नागरिकों पे क्या चीज है, पहली वो है इनके अधिकार। अब ये जो संविधान है हमारा, ये यही गारंटी करता है कि कुछ सिविल लिबर्टीज, कुछ नैतिक ऐसी आजादियां जो हमें और आपको मिलनी चाहिए, जरूरी है हमारे आपके सबके लिए। अब ये सिविल, सिविल वर्ड आप सोच रहे हो, सिविल मतलब पॉलिटिकल भी हो सकता है, सिविल मतलब यहां पे और चीजें भी इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, जिससे कि जो हमारे इंडियंस हैं ये अपनी जिंदगी आराम से, प्यार मोहब्बत से, पीस हार्मनी से एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये अपनी 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 यहां गुजर बसर कर सकते हैं। चलो साहब, फंडामेंटल क्यों, क्योंकि ये मोस्ट एसेंशियल हैं। जैसे हमारे लिए हवा, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, पानी इंपॉर्टेंट है, गरम गरम पानी आ गया अभी अभी, तो ऐसे ही कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं। जैसे क्या, जैसे हमारी और आपकी बराबरी। अगर मैं बराबर नहीं हूं आपसे और आप मुझसे ज्यादा अच्छे माने जाते हो संविधान की नजर में, तो मेरी बात नहीं सुनी जाएगी कभी, तो मेरे तो अधिकारों का वंचन हो गया। अब यही चीज को रोकने के लिए, सबके ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, कि हम सबको बराबर लेके आए, सबको आजादी दें जीने खाने की, सारी चीजों की। अब ये हमारे संविधान के इतना ऊपर ही ऊपर पार्ट 3 में लिखा हुआ है। पार्ट 3 के ऊपर हमारे 12 से 35 आर्टिकल हैं इसमें, लेकिन हम आज कहां तक पढ़ रहे हैं, 12 से 22 तक। नाउ जैसे इसका नाम हमने, जब हमने जो राजा वाली कहानी सुनी थी, ये वाली कि राजा को उठा के लेके चले गए थे ये लोग, ये कौन है, ये देखो ये राजा, इसमें अंदर बंद करके रखा हुआ है इसको, ये राजा अंदर बैठा हुआ है। अब जो बाकी जो इसको 3 नमूने लेके जा रहे हैं राजा को, ये लोग कौन है, ये लोग हैं राजा को पकड़ के गिरफ्तारी करके, मतलब सच में नहीं लेके गए होंगे, पर कहने का मतलब ये कि राजा को इन्होंने एक कानून में बांध दिया है। अब यही कानून को बांधने का मतलब है कि राजा ने अपनी ताकत दे दी इन नमूनों को। ये नमूने कौन थे, ये लोग थे जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट के लोग। इन्होंने कहा अब से राजा तुम नहीं चलाओगे अपनी शान, हम चलाएंगे, और हम जो कहेंगे वो उस पे ही तुम साइन करना। राजा ने कहा चलो भैया, जैसी मंजूर। अब यही चीज ये चीज इनके यहां शुरू हुई थी मैग्ना कार्टा के नाम से। ये राजा ने सबसे बड़ा दस्तखत किया था, मैग्ना कार्टा दे दिया राजा ने। अब हमारे देश में इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। किसको, जब मैग्ना कार्टा क्या होता है, मैग्ना कार्टा चार्टर ऑफ राइट्स होते हैं जो कि किंग जॉन ने छोड़ दिए थे 1215 में। ठीक है भैया, ये फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट है रिलेटिंग टू लोगों के अधिकार, लोगों का जीवन यापन, लोगों का खाना पीना, लोगों का रहना सुनना। बस हमने क्या देखा पार्ट 3 में डालने से पहले, हमने देखा भाई यूएस का बिल ऑफ राइट्स, वो ज्यादा प्रीमियम है, वो ज्यादा प्रो मैक्स है, तो हमने कहा ये वाला ज्यादा बढ़िया है। तो हमने इसको बिल ऑफ राइट्स को हमने अपने यहां शामिल करा इसमें, अपने हमारे पार्ट 3 में, कि बिल ऑफ राइट्स जो चीज है वो बिल ऑफ राइट्स बहुत बेहतरीन है। अब ये बिल ऑफ राइट्स हमारे यहां जैसे जोड़े गए, तो हमने कैसे कैसे बनाए, इन्हें क्या क्या किए हमने। तो अब इनकी पहले हिस्ट्री देखो आप। सबसे पहला जो आया आइडिया, हमने अभी पीछे देखा, राजा को पकड़ के लेके जा रहे थे, मैग्ना कार्टा 1215, राजा ने पहली बार अपना संविधान को मान लिया कि हाँ सब ठीक है भैया, आप लोग जो कह दोगे वो मान लूंगा मैं। नाउ थोड़ा सा उसके 400 साल आगे चलो, बिल ऑफ राइट्स आ जाता है। बिल ऑफ राइट्स वाज रिटन फॉर कंसोलिडेटिंग क्या, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट राइट्स जो किन के लिए थे, जो ब्रिटेन में अपर क्लास के लिए थे, नोबिलिटीज के लिए थे, फॉर इंग्लिश पीपल। ये आ गया उनका बिल ऑफ राइट्स। अब जैसे ही हमारे भाई इधर यहां पे फ्रांस आजाद हुआ, तो फ्रांस ने आजाद होते ही कहा कि ओ सब बराबर है, फ्यूडल लॉर्ड वगैरह खत्म, नोबिलिटी खत्म, कोई ये क्लर्क, ये सारे क्लेरिक, चर्च वर्च सब खत्म। तो डिक्लेरेशन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन जब ये हुआ था, इन्होंने जब लिबर्टी, इक्वालिटी, इगैलिटेरियन, ये सारे ऐसे वर्ड निकले, तो इन्होंने उसमें भी बात बोली थी कि एम, हमने जो पूरा इतना आंदोलन किया, जो हमने आग वग लगा दी, इसका एम क्या है, एम ये है ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द कंजर्वेशन, किस चीज का, ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ मैन, कि हर इंसान के पास कुछ ऐसे नेचुरल, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कोई उससे नहीं छीन सकता। खत्म बात। अब हमने कहा ये सब हम इसको कहीं देख सकते हैं अपने इंडिया में, हाँ हमने देखा, मोतीलाल नेहरू जी की कमेटी बनी थी एक 1928, याद करो ये बहुत क्रूशियल ईयर है 1928, 1919 का आ चुका है, 1909 के सब सारे मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, मिंटो मॉर्ली सब होके गुजर गए, अब 1935 आने वाला है। इमेजिन करो, यहां पे साइमन कमीशन की एंट्री हो रखी है, उसके बाद साइमन कमीशन को नो बोलने के बाद मैं तो जो हमारे एमएलएन नेहरू जी की कमेटी एक बनती है, उस कमेटी ने बोला कि जो मैग्ना कार्टा आपके यूरोप के, यूएस के, इन सब सारे लोगों में जो होता है, हमें वैसा चाहिए अपने यहाँ पे। क्या चाहिए हमें चाहिए अपने यहाँ का इंडियन फॉर्म ऑफ बिल ऑफ राइट्स, ये ला के दो हमें। अंग्रेजों ने कहा हाँ ठीक है, सोच रहे हैं, दे भाई अभी देते हैं, रुक जाओ। तो अब ये हमने कहा भाई, इनकी कमेटी ने पहली बार बोलना शुरू किया कि हम डिमांड करते हैं एक बिल ऑफ राइट्स जो कि आप अंग्रेज लोग दोगे हम सारे इंडियंस को, जो कि हम यहाँ पे आपके नीचे रह रहे हैं। ठीक है भैया, हम आजाद हो गए, संविधान आ गया। संविधान में सारे निर्माताओं ने कहा भाई वो वाली बात याद करो, नेहरू जी ने जो बोली थी, नेहरू जी आपके फादर ने बोली थी एक बात बहुत बढ़िया, तो अब ये वो बात याद आ गई।
हमारे संविधान में सबसे पहले लिखवा दिया गया, ओ बिल ऑफ राइट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है अभी बताएंगे क्या है, लेकिन बिल ऑफ राइट बहुत जरूरी है। जैसे क्या, ये बता रहे हैं क्या कि कुछ ऐसे जो, हाँ ऐसे कुछ सिद्धांत हैं, ऐसे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कई सदियों से लोग सुनते देखते आए, लेकिन अमलीकरण कब हुआ, जब हमारा संविधान आया, जब हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है भैया, तो ये संविधान तो हमारे आने लग गए, सब कुछ आ गए, अब हमारे इसमें फंडामेंटल राइट कैसे कैसे हमने बांटे खाए हैं, क्या किए हैं। तो अब जरा शुरू करो कहानी ऐसे, यहां से यहां। ये क्या है, ये हमारे अधिकार है। काउंट, हमें चलना है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे घूमना है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले तो आपको करें बराबर, मैं और आप बराबर हैं। फिर इसके बाद आप और मैं बराबर है, हमारे पास कुछ कुछ आजादियां हैं। फिर आजादियों के बाद हमारे पास कुछ कुछ प्रताड़नाओं से हमारे पास बचने के कुछ सलीके हैं, सेफ गार्ड्स हैं, यस वो हैं। फिर इसके बाद कुछ ऐसे हमारे धर्म हैं, कुछ ऐसे हमारे लोग हैं जिनका अपना कुछ मजहब, धर्म कुछ भी हो सकता है, तो उनके लिए अधिकार। फिर उनके कुछ कल्चरल, उनके कुछ एजुकेशनल राइट्स, वो भी चाहिए। फिर कुछ अगर गलत हो जाए तो कहां जाए भैया, कोर्ट है हमारे पास, ये भी अधिकार है इसमें। तो ये सारे अधिकार मिला के क्या बनते हैं हमारे फंडामेंटल राइट। इसमें एक और हुआ करता था, राइट टू एक्वायर। राइट टू एक्वायर क्या, एक्वायर क्या, लैंड नहीं, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी बोलते हैं। प्रॉपर्टी माने कोई भी चीज, इस पेन से लेके, इस गिलास से लेके आगे और भी चलो, कोई भी जमीन जायदाद कुछ भी हो सकती है, वो राइट टू प्रॉपर्टी होता है। उसको एक्वायर करने की मेरा अधिकार है। ये बोतल खरीदने के भाई मेरा अधिकार है। अगर मैंने इस बोतल को मंगाया कहीं से, अमेजोन से कहीं से, तो मेरा अधिकार था। अमेजोन मुझे मना नहीं कर सकता है इस बात पे कि अरे नहीं साहब तुम आदित्य तिवारी, तुम्हारा नाम अच्छा नहीं लग रहा मैं, ठीक है, तो मेरा अधिकार है, चाहे आदित्य तिवारी हो चाहे कोई और व्यक्ति हो, वो इस बोतल को खरीद सकता है अगर उसमें पैसे हैं तो। यही बात है, खाली पैसे की बात होगी। दैट मींस आई हैड द राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी। लेकिन इस राइट को हमने क्या बोला है कि फंडामेंटल नहीं है। ये राइट को हमने अभी कहीं आगे पटक दिया है इसको। ठीक है, पहले तो ये हमारे साथ ऐसे हमारे राइट्स होते थे, इसको बेचारे को हमने बोल दिया कि अभी आपकी जरूरत नहीं है, आप जाओ संविधान के बहुत आगे, आर्टिकल 300 के पार, 300A के पार, वहां चले गया ये। अब चलो, तो अभी जो ये आर्टिकल्स हैं, इन्हीं आर्टिकल्स में चर्चा करेंगे हम। इन आर्टिकल्स में हम देखते हैं क्या है, क्या करना है, कौन किसके पास क्या है। देखो साहब, कुछ इंडियन की फोटो लगी है यहां पे, और यहां भले आपको फोटो नहीं दिख रही हो, लेकिन ये लिखा है मैंने ब्राजील। ब्राजील, आपने गाना सुना ही होगा। नाउ ये क्या लिखा है, ये प्लस वाला झंडा है, ये किसका है भैया, स्विट्जरलैंड का, स्विस फ्लैग। ये क्या है, इसमें 3 वर्टिकल लाइनें हैं, तो ये या तो रोमानिया हो सकता है ना, या ये बेल्जियम हो सकता है। अब बताओ क्या है, तो ये कुछ और लोग हैं जो इंडियन तो नहीं है, इतना तो समझ में आ गया। अब ठीक है भैया, तो कुछ इंडियंस के पास, जो इन्हीं इंडियंस के पास ही कुछ ऐसे अधिकार हो सकते हैं, वो ये लिखे हैं। और इंडियंस प्लस कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडिया में रह रहे हो, अगर कहीं के बाहर के हैं वो, तो उन पे भी अधिकार ये वाले। याद रखना, कुछ फॉरेनर्स भाई, जो और जो एलियंस होते हैं, जो हमारे देश में बाहर से आए हुए हैं, जो नागरिक नहीं हैं, उनके पास कुछ ही अधिकार हो सकते हैं। और इंडियंस के पास 15, 16, 19, 29, 30, ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो खाली इंडियंस के पास हो सकते हैं। लेकिन ये वाले अधिकार इंडियंस के लिए भी हैं और फॉरेनर्स के लिए भी हैं। ठीक है भैया, अब बात करते हैं कैसे अधिकार हैं, क्या है इनमें, क्या करना है, कौन से अधिकार है, क्यों है ये इंपॉर्टेंट, क्या करेंगे इनका इंपॉर्टेंस लेके, क्या है, क्या हो जाएगा इनसे। यस, इनसे बहुत कुछ होगा। सबसे पहले पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जो हम जिसका उद्देश्य से इतना आंदोलन लड़ा, हमने सारी आज भाई अंग्रेजों को भगाया, सब कुछ किया, तो उसका जो नींव था, सिद्धांत था इस पूरे आंदोलन का, वो क्या था कि लोगों की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी रियलाइज हो पाए। ये क्या था हमारा, ये हमारा आइडियल था, आइडियल, वन ऑफ द आइडियल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो हमारी लड़ाई अंग्रेजों से बहुत प्यार से शुरू हुई, बाद में जाके हमने कहा कि डू और डाई, कर देंगे बेटा, भगाएंगे तुम्हें तो भगाएंगे ना। फिर हमने क्या किया, हम इससे हम अधिकारों को देने से क्या करते हैं, हम इस देश में कोई भी दोबारा से कोई अंग्रेज ऐसा कोई यहां पे शासन करने ना लगे, या अंग्रेजों के फॉर्म में कोई और इंडियन भी यहां पे शासन ना करने लगे, उस तरीके से ऑथोरिटेरियन ना हो जाए, डिक्टेटरशिप ना हो जाए। डिक्टेटरशिप ये नहीं हो सकती हमारे यहां। ये कौन रोकता है इसको, इसको रोकते हैं हमारे पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, इसी को रोकता है। ठीक है, कोई डिस्पोटिक रूल नहीं चाहिए। डिस्पोटिक मतलब होता है कि बुरा रूल, गंदा रूल, वो सब नहीं चाहिए हो सकता। नाउ ये फंडामेंटल राइट जो होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव की टेरेनी पे, है ना, और विधायिका की आर्बिट्रेरी कानूनों पे एक लगाम लगा देते हैं। दे ऑपरेट एज लिमिटेशंस ऑन क्या, सरकार की एकदम तानाशाही पे, और विधायिका की आर्बिट्रेरी गलत सलत कानून बनाने की उस पे, चीजों पे। तो अब ये एक लगाम लगाते हैं और हम इसको देखते हैं कि ये है फंडामेंटल राइट हमारी। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। नाउ अब याद रखना, मोस्ट एसेंशियल है ये फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल लिखा है मैंने यहां पे, मतलब सिटीजन्स प्लस सिटीजन्स प्लस एलियंस, सब के लिए है ये अधिकार, आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। नाउ
अब मोस्ट एफआर्स, मोस्ट फंडामेंटल राइट क्या है? ये कुछ डायरेक्टली एनफोर्सिएबल हो सकते हैं, अगर वो को तुम्हारे अधिकार किसी ने छीना, डायरेक्ट जाओ सीधे कोर्ट में। और कुछ अधिकारों के लिए हमें कानून बनाना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ अ लॉ, कि उस अधिकार को पूर्णतया रूप से लागू हो पाने के लिए हमें कोई प्रॉपर कानून बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी है, बराबरी है, उसके लिए कानून लाने की जरूरत नहीं है। संविधान ने कह दिया आदित्य तिवारी एंड हिज और हर स्टूडेंट, जो भी है, मतलब हर तो नहीं हूं मैं, तो हिज स्टूडेंट, वी आर बोथ इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। मैं और तुम दोनों बराबर है, ठीक है, पर मैं कोई भी जाति सूचक शब्द नहीं यूज कर सकता। ये संविधान ने कहा कि अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, पर इसको एक्चुअली में लाने के लिए कानून लाया गया। क्या? SC/STs प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। ये होता है कैसे? ये कानून लाया गया, मतलब कुछ अधिकारों को एनफोर्स कराने के लिए कानून लाया गया, और कुछ अधिकार अपने आप में सेल्फ एग्जीक्यूटरी है। आर्टिकल 14 अपने आप से कहता है कि मैं और तुम बराबर हैं इन द आइज ऑफ लॉ। कानून नजर में मैं और तुम, हम दोनों सिटीजन हैं, बराबर हैं। लेकिन मैं कोई जाति सूचक शब्द यूज ना करूं, कोई किसी के साथ भेदभाव ना करूं, उसके लिए प्रॉपर एक कानून भी है सेपरेटली, तब जाके वो उस आर्टिकल का जो फंडामेंटल राइट है उसका ऑपरेशनलाइज हो पाया। करेक्ट? ठीक है भैया, ये बात हो गई। आगे चलो। अब ये इन फंडामेंटल राइट में क्या खासियत है, क्यों बढ़िया है ये, कैसे? ये जो अधिकार हैं कुछ तो सिटीजन के लिए ही हैं, और बाकी जो अधिकार हैं अदर्स आर अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स, फॉरेनर्स या लीगल पर्संस। तीनों वर्ड लिखे हुए हैं तीनों वर्ड लिखे हुए हैं यहां पे। सिटीजन्स के लिए भी कुछ अधिकार है, फॉरेनर्स के लिए भी हैं, और लीगल पर्संस के लिए। लीगल पर्सन माने क्या होते हैं? जैसे कॉर्पोरेशन, कंपनीज, इनको हम लीगल पर्सन कहते हैं। हम जब कहते हैं ना कि फलानी कंपनी, कॉर्पोरेट, प्राइवेट लिमिटेड को कोर्ट में बुलाया गया है, तो कंपनी कोई इंसान तो है नहीं, कंपनी कोई ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें सामने खड़ी होकर दिख जाए कि हाँ साहब ये होती है कंपनी, इस कंपनी की 2 आंखें हैं, कंपनी के 2 कान है, 1 मुंह है, नहीं, है ना। तो कंपनी क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर है। तो अब जब वो कंपनी को जब कोर्ट में बुलाया गया, दैट मीन्स उस कंपनी के प्रतिनिधि को कोर्ट में बुला लिया गया है कि इस कंपनी ने गलत काम किया। कंपनी ने गलत काम मतलब क्या होता है? कंपनी के लोगों ने किया होगा, लेकिन कंपनी लायबल है कोई चीज को पे करने के लिए। वो हो सकता है शेयर होल्डर पैसे देने के लिए लायबल ना हो, तो कंपनी के प्रॉफिट में से जाएगा। तो ऐसे कंपनी को हम कहते हैं एक लीगल पर्सन है। चलो साहब, अब ये फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट। मतलब नॉट एब्सोल्यूट मतलब क्या है? मतलब दे कैन, इसको नीचे लिख लेते हैं, मतलब दे कैन बी curtailed। चलो, दे कैन बी curtailed। अगर कुछ ज्यादा ऊंच नीच हुई तो इन अधिकारों को हो सकता है आपसे कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए, अंतराल के लिए ले लिया जाए, आप अपने पास रख लिया जाए। सम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर एंड सम आर पॉजिटिव इन कैरेक्टर। जैसे स्टेट शैल नॉट डू दिस, नो पर्सन इज अलाउड दिस, ठीक है, दैट मीन्स ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। और पॉजिटिव क्या होता है? एवरी पर्सन हैज द राइट टू मूव, हैज द राइट टू लाइफ एंड भाई अपना पर्सनल लिबर्टी। तो कुछ हो गए पॉजिटिव कि हाँ साहब हर आदमी के पास ये है, और कुछ हो गए नेगेटिव कि कोई भी ये काम ना करे ताकि उससे दूसरे को नुकसान हो जाए। दोनों चीज हो गई, नेगेटिव भी हो गया कैरेक्टर और पॉजिटिव भी हो गया कैरेक्टर। अच्छा साहब, अब मोस्ट आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट। कि जो स्टेट हमारा है, स्टेट क्या है? यहां पे स्टेट को यूपी, बिहार, एमपी, कर्नाटका नहीं। यहां पे स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब इंडिया भी हो सकता है, यूपी भी हो सकता है, बिहार भी हो सकता है, तुम्हारे लोकल नगर निगम भी हो सकता है। सबका सब स्टेट के दायरे में आता है। वो अभी डेफिनेशन में आगे बताऊंगा कैसे है। स्टेट के यहां पे स्टेट मतलब यहां कुछ भी हो सकता है, जो भी सरकारी मशीनरी है वो स्टेट का पार्ट है। तो अब कुछ जो हमारे अधिकार हैं, ये हैं तो अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शंस ऑफ द स्टेट, कि स्टेट कोई कहीं बुलडोजर ना चला दे, स्टेट कहीं ऐसा नहीं हो तुम्हारे घर के भाई लाइटें काटे थे बिना मतलब के लिए। तो यहां पे कुछ ऐसे अधिकार और हैं जो कि स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट भी हैं और प्राइवेट इंडिविजुअल के एक्शन के अगेंस्ट भी हैं। जैसे मैं आपको आपके घर पे आऊं पढ़ाने, और घर पे आके पढ़ाने के बाद मैं आपके घर में टिक जाऊं और भाई वहां से ना जाऊं, तो ये क्या हुआ? ये आपके कुछ अधिकारों का हनन हो गया। कौन से अधिकारों का? आप मेरे सामने जो है अपने फैमिली से, मम्मी पापा से अच्छे से बात नहीं कर पाओगे, खुल के बात नहीं कर पाओगे। तो ये क्या हुआ? ये आपका एक राइट का हनन हुआ। कौन सा राइट का हनन हुआ वो आप बताओगे। अब मैं कहता हूं कि मैंने आपको बुलाया अपने घर पे पढ़ाने के लिए। इमेजिन करो आप मेरे घर पे आए और मैंने आपको बंदी बना लिया, ले बेटा अब यहीं बैठ, जब तक तेरा सिलेक्शन नहीं होगा यूपीएससी में तो यहां से घर से अपने घर जाएगा ही नहीं, मेरे ही घर पे रहेगा, यहीं पे रहेगा। दैट मीन्स ये क्या है? ये आपके आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो गया सीधा सीधा, कि मैंने आपको किडनैप ही कर लिया। ये क्या हुआ साहब? ये तो अच्छा खासा पढ़ाने बुलाया इन्होंने। तो अब ये क्या है? दोनों चीजें हैं कि आपके घर की लाइट नहीं काटेगा, बिजली नहीं काटेगा स्टेट, वो एक आपका अधिकार है।
पानी वानी चाहिए आपको, स्टेट की जिम्मेदारी प्रोवाइड कराएगा वो। दूसरी चीज, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, मैं या आप, हम किसी को बंदी नहीं बना सकते भैया बिना बात के लिए, ये धर लिया ये पे पकड़ के, तो ये नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये कुछ एक्सेप्शंस ऐसे अधिकार हैं जो कि स्टेट के अगेंस्ट भी हैं और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हैं। ये है सिग्निफिकेंस, ये है फीचर्स हमारे इनका फंडामेंटल राइट का। ठीक है भैया, और आगे बढ़ो। अब ये जो हमारे अधिकार हैं वैसे तो परम पूज्य हैं कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई इन्हें छू मत देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्तर का पार्ट है संविधान के, कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। अब लेकिन ये जो अधिकार हैं ये नाइदर सैक्रोसैंक्ट, ना ही तो परम पूज्य हैं और ना ही परमानेंट हैं। दैट मींस दे कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अगर पार्लियामेंट को लगता है कि कोई नया कानून लाने से इन फंडामेंटल राइट में और कुछ बेहतरी हो सकती है या फंडामेंटल राइट को थोड़ा छीन लेंगे तो भी कोई हमारे देश के लोग बुरा नहीं मानेंगे इतना, तो दैट मींस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन अमेंड दीज फंडामेंटल राइट्स। हालांकि वो अमेंडमेंट जो होगा वो बाद में चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कि ये क्या किया आपने, ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट जो ऐसा नहीं था, इंपॉर्टेंट नहीं था, आपने हटवा दिया उसे। दैट मींस कि ये नाइदर सैक्रोसैंक्ट है नॉर परमानेंट है। लिख तो दिए गए थे बड़े अच्छे उद्देश्य से, लेकिन दे आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बट दे कैन बी चेंज्ड। पार्लियामेंट है, उसके हाथ में जो मन हो। नाउ इमरजेंसी के दौरान इनका सस्पेंशन, जब देश में आपदा लगी हो, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, स्टेट की इमरजेंसी लगी हुई है, कुछ और लगा हुआ है, तो भैया आपके अधिकार जो है हम आपसे कुछ ना कुछ अधिकार छीन लेंगे। मतलब फिर हर तरफ जाने आने की आजादी नहीं है, फिर हर तरफ हल्ला दंगा करने की आजादी नहीं है, फिर हर तरफ कुछ भी लिखने कहने की आजादी नहीं है भैया। तो उस समय आपके अधिकार जो है सस्पेंड हो जाएंगे। अब कब कब, नेशनल इमरजेंसी नॉट राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21, बस 20 और 21 को छोड़ दो। एंड आर्टिकल 19 कौन से वाले, ओनली व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर। ठीक है भैया, जब इमरजेंसी लगी हुई हो, कोई ऐसी वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, कुछ ऐसा हो गया हो हमारे भैया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। अब क्या भैया, ये क्या बात हो रही है यहाँ पे, तो ये बात ये हो रही है इमरजेंसी जब लगती है, जब आगे चैप्टर आपका आएगा उस समय पे इमरजेंसी लगाने के प्रावधान जो है, नेशनल इमरजेंसी के प्रावधान ये कहते हैं कि 3 ग्राउंड पे लगती है इमरजेंसी। कौन से ग्राउंड पे, या तो जंग ही छिड़ जाए, या कोई बाहर का व्यक्ति हमें आंखें दिखा रहा हो, या फिर कोई आर्म्ड रिबेलियन हो गया हो। आर्म्ड रिबेलियन माने क्या होता है, आर्म्ड रिबेलियन होता है कि लोगों ने अपने आप से गन बंदूकें उठा ली और जाके 2-4 पुलिस स्टेशन फूंक दिए। ये हो गया कि जनता ने अपने आप से हथियार उठा लिए, आर्म्ड रिबेलियन हो गया है, आप सशस्त्र एकदम से आंदोलन हो गया है। तो इन 3 केसेस में क्या लगती है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी। नाउ नेशनल इमरजेंसी के दौरान जब फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन करना होगा तो वो 2 ग्राउंड वाली इमरजेंसी में ही हो सकता है। कब कब, ओनली व्हेन इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन। और जब आर्म्ड रिबेलियन हो रखा होगा तो आपका फंडामेंटल राइट का ऐसा कुछ आपसे छीना नहीं जाएगा, डोंट वरी, आपका चल सकता है कि हम संभाल सकते हैं। नाउ दूसरी चीज, एक हमारे संविधान में एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 31 के 3 पार्ट हैं, ए, बी और सी। जब 31 ए और बी और सी का जब आह्वान होता है तब उस केस में हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा हो तो मंजूर है। कैसे, स्कोप ऑफ ऑपरेशन जो है फंडामेंटल राइट्स का ये लिमिट हो जाता है इनफैक्ट इसी पार्ट में लिखे हुए आर्टिकल 31 एबीसी से। 31 एबीसी क्या है सर, 31 एबीसी है कुछ ऐसे कानूनों को लाने के लिए एक शील्ड, एक ढाल। कौन से कानून, जब हम कोई किसी की प्रॉपर्टी, कोई लैंड कब्जा कर रहे हो, सरकार को जरूरत हो उस लैंड की और उस लैंड से किसी पूरी बड़ी सोसाइटी का, बड़े समाज का भला हो रहा हो, तो उस लैंड को एक्वायर करने के लिए क्या होगा, हमारा देश का जो हमारा कानून जो होगा वो फंडामेंटल राइट अगर उस व्यक्ति का वायलेट हो रहा है जिसकी वो लैंड थी तो मंजूर है भैया, कोई बात नहीं, हो गया तेरा वायलेट हो गया, अब शांत हो जाओ, पैसे ले ले, भग जाए यहां से, ये हो सकता है। दूसरी चीज 31 बी क्या है कि वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस जो कि 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए हैं। ठीक है भैया। तीसरा 31 सी क्या है, कुछ ऐसे एक्ट, कुछ ऐसे कानून जिनको लाने जो में लाने थे बिकॉज ऑफ इंप्लीमेंटिंग सर्टेन डीपीएसपीस। तो अगर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कुछ दमदार कानून है जिनको लाने से हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन हो पाए, जिनको लाने से समाज का भला हो पाए, एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, या जिनको लाने से हमने उसको भाई उस एक्ट को लाए हम और उसको डाल दिया हमने 9वीं अनुसूची में, तो वो एक्ट जो है अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो एक्ट तब भी सही है। तो हमारे फंडामेंटल राइट जो हुए नाइदर सैक्रोसैंक्ट हो गए नॉर दे आर परमानेंट एंड दे आर लिमिटेड बाय दिस 31 एबीसी। ऑल्सो इमरजेंसी जब 2 ग्राउंड पे लगी हो, कौन से समय से, एक्सटर्नल जो हमारे देखो, एक तो वॉर, दूसरा एक्सटर्नल अग्रेशन, 2 ग्राउंड से। चलो साहब ये बात तो क्लियर हो गई। अब चलो क्या है, क्या देगा आर्टिकल, क्या है हमारे फंडामेंटल राइट, शुरू करते हैं पहले कहानी। तो आर्टिकल जो हमारा जब शुरू होते हैं इस पार्ट 3 में, पार्ट 3 की शुरुआत में आर्टिकल 12 पहले आता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट क्या है यहां पे। अब स्टेट के बारे में अगर तुमने इतनी सी बात सोची हो, समझी हो, तो यहां पे स्टेट का मतलब मैंने अभी इतना बोला कि कोई सी भी मशीनरी हो सकती है सरकारी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से लेके तुम्हारे नगर निगम तक का, नगर निगम भी छोड़ो,
तुम्हारे यहां जो कूड़ा साफ करने वाली जो मशीन आती है, गाड़ी आती है, वो किसकी है? वो भी किसी नगर निगम के किसी प्राइवेट कर्मचारी वेंडर की हो सकती होगी। दैट मीन्स एक प्राइवेट एजेंसी, एक प्राइवेट बॉडी, एक एजेंसी जो उस समय काम कर रही है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, इट इज ऑल्सो फॉलोइंग अंडर द मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। ठीक है भैया? दैट मीन्स क्या? एनी 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 गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसके अलावा और बताओ क्या क्या लिख सकते हैं यहां पे? कुछ पीएसयूज, फिर इसके अलावा स्टेट एंड पार्लियामेंट, स्टेट एंड सेंट्रल लिख लो, स्टेट एंड सेंट्रल बॉडीज, लोकल बॉडीज, ये सारा का सारा पार्ट जितना भी है, ये सब का सब स्टेट का पार्ट है, स्टेट की डेफिनेशन में आता है। क्या है स्टेट की डेफिनेशन? इस पार्ट 3 के हिसाब से स्टेट की डेफिनेशन वही है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, सारे जितने सब लोग हैं, ये सब का सब स्टेट का हिस्सा है। और स्टेट की डेफिनेशन तय हो रही है ताकि आगे आने वाले आर्टिकल्स में हम स्टेट का नाम यूज कर सके। अब क्या क्या भैया, क्या क्या निकल के आ गए हमारे? सरकार, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सरकार किसी भी स्टेट की विधानसभा, और कोई भी पीएसयू, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। हमारी देखो ये कौन सी है? हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। यहां पे लिख लो आप इंडियन ऑयल भी लिख लो आप, आईओसीएल, ठीक है। यहां पे आप लिख लो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो तो वही है। चलो इसके अलावा लिखो और गेल, ये क्रिस गेल नहीं है, गेल हो गया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। आईजीएल हो गई। ये जितनी सारी ऐसी कुछ ऐसी लिमिटेड जो हमारी कंपनियां हैं। अब कोई लोकल अथॉरिटी हो गई, ये क्या है? कलकत्ता डाक लेबर, अब ये अपना बोर्ड है ये, ठीक है भैया। तो ये भी एक तरीके, ये भैया अपना लोकल जब ये अपनी कोई बॉडी है तो ये भी हो गई। नाउ अब इसके अराउंड सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें बताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो स्टेट वाला क्वेश्चन कर रहे हो ना, हमसे मत करना है क्वेश्चन कि क्यों नहीं करें, कि आप स्टेट में नहीं हो, कि नहीं हम नहीं है, क्यों नहीं हो आप? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब हम जुडिशियल फंक्शन अपना निभा रहे हों, जब हम न्याय दे रहे होंगे, तो हम उस समय स्टेट का हिस्सा नहीं है। जब हम नॉन जुडिशियल काम कर रहे होंगे, नॉन जुडिशियल फंक्शन मतलब कि कहां कौन सा हाईकोर्ट खुलना है, कहां कौन सी बेंच लगानी है, कहां कौन सा सुप्रीम कोर्ट के आगे जो ग्राउंड है लाल वाला, जो हरा वाला, उसमें कौन से वाले फूल लगाने हैं, तो ये वाले काम क्या है? नॉन जुडिशियल, नॉन न्यायिक, ठीक है, अन्यायिक काम है जो भी है ये। तो ये नॉन जुडिशियल फंक्शन जो है ये कम्स अंडर द स्टेट। पर जहां पे भी हम न्याय दे रहे होंगे, जहां पे भी हम यस और नो फैसला दे रहे होंगे, जहां पे भी हम सही गलत का पनिशमेंट का फैसला दे रहे होंगे, जब भी हम किसी मुजरिम की आंखों में आंखें डाल के उसको बोल रहे होंगे कि तू बेटा जेल जा रहा है, तो वो हम न्याय दे रहे थे उस समय पे, और वो काम स्टेट का नहीं है, वो हमारा काम, जुडिशरी का काम है, इंडिपेंडेंट बॉडी का काम है। दूसरे बीसीसीआई के लिए क्वेश्चन उठा कि साहब बीसीसीआई इतनी बड़ी बॉडी, हमारे देश की टीम इंडिया, हमारी देश की ब्लू टीम, ब्लू मैन इन ब्लू, ब्लीड ब्लू, सारी चीजें, तो ये सब बीसीसीआई हो गई, यूनाइटेड नेशंस हो गई, क्या ये ऐसी ऐसी क्यों बातें हो रही हैं भैया हमारे यहाँ? तो दिल्ली हाईकोर्ट ने भी हाल में बोला था कि जितने भी हमारी ये बॉडीज है, यूएन जैसी बॉडीज हो गई, ये सब स्टेट के अंदर थोड़ी आएंगे यार, कि तुम कह दो यार यूएन 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 ने बॉडी भेजी, यूनिसेफ इंडिया में कुछ काम कर रही होगी अपना, यूनेस्को वाले लोग आगे काम कर रहे हो, तुमने पकड़ लिया उनको, कह रहे तुम भी स्टेट का पार्ट हो। अरे भैया हम थोड़ी स्टेट का पार्ट है, हम तो बाहर से आए हैं। तो अब यूएन हो गया, यूनिसेफ हो गया, बीसीसीआई टाइप बॉडीज हो गई, ये बॉडीज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द स्टेट, नो सॉरी, एंड इज नॉट अमेनेबल टू इट्स ज्यूरिसडिक्शन। ये पार्ट 3 के एनफोर्स कराने के लिए हम यूनेस्को को, यूनिसेफ को हम लेके नहीं आ सकते कोर्ट में, ठीक है भैया, ओके। ये कुछ केस वेस भी होते बड़े इंपॉर्टेंट, जैसे जस्टिस हिदायतुल्लाह जी ने जब ये केस की बात आई थी तो इन्होंने खुद ही बोला था कि भाई जुडिशरी को भी अंदर रखो, स्टेट के अंदर रखो, जुडिशरी शुड बी पुट अंडर द एम्बेट ऑफ आर्टिकल 12, आनी चाहिए, अदरवाइज जो कोर्ट्स होंगी दे वुड बी अलाउड टू मेक रूल्स फॉर देमसेल्व्स, वो अपने आप से कर सकती हैं, एंड दैट विल वायलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजंस। ये प्रॉब्लम आ जाएगी। अब फिर एक केस आया, ये डाइवोर्स का केस था, रूपा मैम का और अशोक मैम का, सॉरी अशोक सर का। तो अब इन दोनों के डिवोर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार ये तो हमारी समस्या भी आ गई। अब यहां पे कोर्ट ने फिर से बोला एंड रूल्ड, इन्होंने बोला नो जुडिशियल प्रोसीडिंग could be said to violate any of the fundamental rights। सॉरी नहीं हो सकती, हमारा न्याय देने का जो प्रक्रिया है वो आपके फंडामेंटल राइट वायलेट थोड़ी हो रहा है उसकी वजह से, नहीं। एंड दैट इट इज अ सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ। क्या पोजीशन ऑफ लॉ? कि जो सुपीरियर कोर्ट्स होती हैं, सुपीरियर कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट्स भी, तो ये इनका जो जुरिस्डिक्शन होगा, जो इन्होंने जो बात बोली हुई है, ये बातें दे डू नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ स्टेट या अदर कोई अथॉरिटीज अंडर आर्टिकल 12, ठीक है भैया। अब एक केस आया, रिजू प्रसाद शर्मा केस, 2015 का केस था। कोर्ट ने फिर बोला कि व्हेन अ कोर्ट इज एक्टिंग ऑन इट्स जुडिशियल कैपेसिटी
तब इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ स्टेट। हाउएवर जो उनका प्रशासनिक काम होता है कि इनकी भर्तियां करानी है, कोर्ट में स्टेनो अधिकारियों की यहाँ पे नौकरी सब अपॉइंटमेंट होना है, एग्जाम लेना है, वो सारी चीजें जो होती हैं जब कोर्ट रजिस्ट्रार ये सब अपने जब एग्जाम करना कराते हैं उस समय पे वो जुडिशरी वाला काम नहीं है। काम हालांकि जुडिशरी का ही है वो, लेकिन वो नॉन जुडिशियल काम है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है वो, एंड दैट इज अमेनेबल अंडर आर्टिकल 12 अंडर इन इट्स ये हमारे पार्ट 3 के अंडर। ठीक है भैया, तो ये हो सकता है। नाउ चलो आगे। अब आर्टिकल 12 तो सेट हो गया हमारा कि ठीक है साहब स्टेट तो इतने सारी चीजें हो गई। अब इस स्टेट ने कोई ऐसा काम कर दिया जो गलत है, तो अब उसके लिए आर्टिकल 13 सबसे पहले वही खड़ा होता है कि ऑल लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन टू फंडामेंटल राइट्स विल स्टैंड नल एंड वॉइड। खत्म। जो भी कानून फंडामेंटल राइट्स को हानि पहुंचाने के लिए लाया गया होगा उस कानून की मौत निश्चित है। ठीक है, यहां पे जो लॉ वर्ड यूज हो रहा है, इस लॉ के पीछे चर्चा बहुत हो चुकी है, अभी चर्चा हम भी करेंगे उसकी। यहां पे लॉ का मतलब बहुत सारी बातें होती हैं। परमानेंट कानून जो कि सेंटर या स्टेट बनाते हैं, कुछ टेम्पररी कानून जैसे जब अध्यादेश पारित होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जब कोई ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन कुछ भी बायलॉज जो वहां से हमारे बनते हैं, ऑर्डर आ गया, कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ गया, फिर नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ या कस्टम्स, किसी की प्रथा, कोई अब कोर्ट में वैसे ही काम चलता है, नजारत डिपार्टमेंट अलग होता है, तिजारत डिपार्टमेंट अलग होता है, तो ये सारे जो काम है ये सारे कोई कानून में नहीं लिखे पर ये प्रोसेस बन गई है। तो ऐसी प्रोसेस है, ऐसे यूजेज जिसका कि अब उसकी ताकत है उसके पास कि हाँ साहब इतने समय से हो रहा था, अब तो ये भी कानून ही होगा, ऐसी बात। तो ये सारी की सारी चीजें ये सब क्या है इस लॉ वर्ड की डेफिनेशन में। कौन सा लॉ वर्ड? जो इस लाइन में लिखा हुआ है, ऑल लॉज इनकंसिस्टेंट विद और डेरोगेशन टू फंडामेंटल राइट्स विल स्टैंड नल एंड वॉइड। कहानी खत्म इनकी। लॉ वर्ड पे चर्चा बहुत हो चुकी है। एनी ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चैलेंज्ड, एंड इनमें से किसी भी बात में अगर कोई दम है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही होगी, इनमें से कोई भी चीज, तो वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और उसका फिर अंत निश्चित है अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही होगी तो। नाउ अब बात करते हैं अगर संविधान में चेंज कर दें तो वो क्या माना जाएगा। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में आए कई बार। शंकरी प्रसाद केस में 1950 में ये केस हुआ था अपना तब का। यहां पे कोर्ट ने कहा नहीं नहीं ठीक है, संविधान में अमेंडमेंट लॉ थोड़ी है, वो तो सही है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ लॉ। बेकार की बात कर रहे हो आप, आराम से रहो, जो करना करो संविधान के साथ, जो आपकी मर्जी, जो भी कर लो। अभी सुप्रीम कोर्ट नई नहीं थी बेचारी, 1950-51 का केस है ये बेचारा। अब इतना जल्दी का सुप्रीम कोर्ट पैदा हुई, जस्ट अभी पैदा हुई है वो। ये आजाद भारत के संविधान जस्ट अभी लागू हुआ है, जजों ने सारा संविधान नहीं पढ़ा होगा, उस समय तक रह गया होगा उनसे मिस। लेकिन 1966 1968 जैसे हम थोड़ा सा आगे आए, सुप्रीम कोर्ट में कई प्रमोशन और हुए, बड़े बड़े जजेस और आए, बड़े बड़े एडवोकेट और आए, पालकी वाला साहब आए, ये लोग सब लोग, इन्होंने कहा क्या कर रहे थे, ये थोड़ी होता है, संविधान में अमेंडमेंट इज अ लॉ, तो संविधान ही चेंज हो जाएगा ऐसा। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ यस यस यस, चेंज इट्स अर्लियर स्टांस। सुप्रीम कोर्ट ने यहां चेंज कर दिया और बोल दिया अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 विल बी कंसिडर्ड एज अ लॉ प्रोवाइडेड जो भी आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है उसी के लिए। अच्छा, आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है? ऑल लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन टू फंडामेंटल राइट्स विल स्टैंड नल एंड वॉइड। बस गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था? सरकार ने बोला ऐसा क्या, ऐसा है गेम खेले हम भी। सरकार ने गेम खेलना शुरू किया। सरकार ने 24वां अमेंडमेंट पारित कर दिया, 25वां अमेंडमेंट पारित कर दिया, और उसके बाद तो 37वां, 39वां, 42वां और अमेंडमेंट खूब सारे आ गए। फिर आ गया सुप्रीम कोर्ट का गुगली 1973, केशवानंद भारती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत हो गया बेटा, दिस एंड्स नाउ, अब एंड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मारो फुल टॉस, हम लगाएंगे छक्का। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में बोला कि संविधान में अमेंडमेंट, सुन लो क्या कर सकते हैं आप, संविधान में अमेंडमेंट आप कर सकते हो और उस अमेंडमेंट को हम चैलेंज के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड कि वो जो अमेंडमेंट है वो वायलेट करता है संविधान का क्या, कोई फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट वो फंडामेंटल राइट जो कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन रहा है। बस सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया एक बार में और छुपा लिया। ये क्या, तो सरकार ने कहा ये क्या दिखाए थे आप अभी, ये क्या था, ये क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम बताएंगे कि क्या है ये। सो यहां पे सरकार को बताएगा सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान में कुछ मूल भावना है, कि क्या मूल भावना है वो हमें पता है। अरे तो क्या क्या होती है मूल भावना में? कि बहुत सारी चीजें हैं, कि क्या क्या, कि हाँ बहुत इलेक्शंस है, फ्रीडम है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, पार्ट 4A है, ये सब सारी जितनी भी ऐसी बातें ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अच्छा, तो इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते हम? क्या अमेंडमेंट कर सकते हो, पर वो नहीं कर सकते जो उसकी मूल भावना का पार्ट है। ये कैसे पता चलेगा कि ये जब आप कर लोगे अमेंडमेंट और हमारे पास आएगा केस, हम सुनेंगे, हम देख के बताएंगे कि अमेंडमेंट है कि नहीं, ये भाई अमेंडमेंट चैलेंजेबल है कि नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से सरकार को क्लीन बोल्ड कर दिया, जीरो पे आउट कर दिया। अब सरकार कह रही है फंस गए तो यार हम, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ आप फंस गए। जो ये 13 जजेस थे, ये वाले नहीं, ये जज नहीं है बीच वाले, ये जो इधर के 6 और इधर के 7,
अगर इनमें से एक जज भी इधर से इधर आ गया होता, ये जो यस वाले हैं, यस वाले, और ये नो वाले हैं, अगर इनमें से एक जज भी इधर से इधर आ गए होते, आज देश का सिद्धांत ही कुछ और होता। यहां पे अगर ये 13 जजेस की बेंच नहीं होती तो बहुत बड़ा संकट था। ये इमेजिन करो ये बात कि एक भी जज अगर इधर से उधर, जस्टिस हंसराज खन्ना थे, बड़े बड़े जज थे, कई सारे लोग थे ऐसे जिन्होंने बोला कि सॉरी, सरकार नहीं कर सकती ये सब, हम नहीं होने देंगे। और इन जज, खासकर जस्टिस हंसराज खन्ना जी, इनको सीजीआई होना था अगला, और इन्होंने जब वो जजमेंट अपना फाइनल कर दिया था और सुनाना बाकी था अभी, ये जब अपने घर गए, इन्होंने अपनी बहन को बोला कि आज मैंने जो किया है, मेरी चीफ जस्टिस की कुर्सी चली गई, मैं नहीं बन पाऊंगा चीफ जस्टिस, पर मुझे पता है मुझे क्या करना है। और अगले दिन इन्होंने वही किया। जब वो जजमेंट सुनाया इन्होंने, सरकार ने कहा, इंदिरा गांधी जी की सरकार ने, कि यू आर आउट। तो अब भले ही आउट, लेकिन दिस वॉज टू बी डन, ये होना था और ये हुआ। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि लोगों ने इतिहास में अपना बड़ा बड़ा नाम लिखवा दिया ऐसे। फिर एक आखिरी में केस आता है 2017 में, ये केस आता है। इसमें यहां पे कोर्ट ने बोला था कि शायरा बानो केस में, कि जो शरीयत जो कानून जैसे हैं, ये कानून भले ही हमारे, ये कानून जो पार्लियामेंट ने, जो हमारे पुराने पार्लियामेंट ने बनाए थे संविधान से भी पहले, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, लेकिन ये जो कानून है यहां पे ये जो कानून, क्योंकि अब ये लॉज इन फोर्स की बात कर रहा है, दैट मीन्स इट वुड बी हिट बाय आर्टिकल 13। क्योंकि हम बात करते हैं जो भी कानून आज की तारीख में जिंदा है, चाहे संविधान के पहले का बना हो, संविधान के बाद बनाओ, बनाए तो किसी पार्लियामेंट ने है, बनाए तो कहीं रेगुलेशन कहीं तो साइन हुए होंगे, प्रोसेस पूरी फॉलो हुई होगी। तो अगर वो कानून आज की तारीख में जिंदा है और वो कानून का एप्लीकेशन हो रहा है और उस कानून के एप्लीकेशन की वजह से किसी का फंडामेंटल वायलेट हो रहा है, देन वी विल चेक इट। इफ फाउंड टू बी इनकंसिस्टेंट with part 3, then to the extent of its inconsistency, हम उसको हिट करेंगे और हिट करके हम उसको बोल्ड कर देंगे, बोल्ड हो जाएगा वो। ये बात अच्छी थी, बहुत बढ़िया बात थी। अब चलो, तुमको बराबरी दिलवानी है, कुछ आर्टिकल 14 से 18। ये आर्टिकल क्या है? ये आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। अभी आगे हम खोलते जाते हैं इनको, क्या करना है इनका। तो आर्टिकल 14 सबसे पहली जो बात कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, हो सकता है तुम्हें यहां से नहीं दिख रहा हो, पर एक बार थोड़ा दिमाग लगाओ, दिख जाएगा। स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, क्या? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ऑल्सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। डिनाई टू एनी पर्सन, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, दैट मीन्स ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और ये हर किसी के लिए है, चाहे कोई सिटीजन, जो बाहर का व्यक्ति, अगर पाकिस्तान का बच्चा भी अगर यहाँ इंडिया बैठ के पढ़ाई कर रहा होगा, उसके लिए भी है, और तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी है। क्या है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये दोनों चीजें अलग अलग है। एक तरफ यूके से ली हमने, एक तरफ यूएस से ली हमने। अब क्या है जो हमने यूके से लिया? यूके से लिया हमने इक्वालिटी बिफोर द लॉ। मतलब क्या होता है इसका? ये यूके ने हमको दिया और ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। कैसे? कि कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। और दूसरी चीज, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, किसी पे स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। नहीं, कोई ऐसा नहीं कि तुम कह दो नहीं साहब आप राय बहादुर हो, आप बड़े आदमी, आप पे थोड़ी कानून लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उस पर भी कानून लगेगा। ठीक है नाउ, ये ब्रिटिश ओरिजिन से आया है, इसमें कोई किसी को फेवर एक्स्ट्रा नहीं, किसी को ज्यादा कोई हैसियत नहीं। दूसरा जो यूएस से आया है वो है इक्वालिटी, सॉरी, वो हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। दैट मीन्स कि एक तरह के लोगों पे एक ही तरह की बात चलेगी, एक ही तरह का उन पे कोई ट्रीटमेंट। अगर कुछ सिमिलर सर्कमस्टांसेस हैं तो सिमिलर सर्कमस्टांसेस के अंदर सिमिलर लोगों के ऊपर सिमिलर धारणा से सिमिलर ये सब चलेंगे। कैसे कैसे देखते हैं? इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, बोथ इन प्रिविलेज ऑल्सो एज वेल एज लाइबिलिटीज ऑल्सो। किसी को कोई खुश करना हो, मतलब अच्छी चीजें उनको देके, अधिकार देके, और उसको सजा वजा देनी हो किसी को, तो ये वो कानून जो दे रहा होगा वो बराबरी से देगा। ठीक है, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हो गया जो हमने यूएस से सीखा। वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट था जो हमने यूके से सीखा। हमने कहा एक ही लाइन में लिखेंगे इसको, तो आर्टिकल 14 हमारा यही है भाई, सबसे बढ़िया है। चलो साहब, अब आर्टिकल 14 के अंदर भी कई सारी बातें आ गई। क्या क्या? आर्टिकल 14 के अंदर जब ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ वाली बात मैं कहता हूं, तुम बराबर मैं बराबर कानून के सामने, ये सब क्या है? ये सब रूल ऑफ लॉ है, ये सब कानून का राज है, जंगल राज नहीं है। तभी तो ये रूल ऑफ लॉ है। दैट मींस जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है इज ए एलिमेंट ऑफ क्या? द रूल ऑफ लॉ। जो कहां से आया था? जो ब्रिटिश हमारे जूरिस्ट थे एवी डाइसी साहब, उन्होंने ही बना के दिया था। तुम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हुए चीज। अब जो ये रूल ऑफ लॉ है, इसके अंदर 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, 3 फॉर्मूला होते हैं, 3 फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला क्या है? 1 फॉर्मूला क्या है? पहला वाला फॉर्मूला क्या होता है? पहला वाला होता है कि कोई भी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, पीएनजे, ये हमें चाहिए। न्याय दिलाना है, रूल ऑफ लॉ का काम यही है।
अब इसके अंदर 3 एलिमेंट होते हैं, ऑफ विच 2 तो हमारे इंडियन सिस्टम में एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन जो तीसरा है वो दैट जो भाई हमारे कौन से ये होते हैं एप्लीकेबल, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, दूसरा इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ये हमारे हमारा अप्लाई हो रहे हैं। जो हमारे यहां तीसरी चीज जो अप्लाई नहीं होती है वो क्या है कि संविधान रिजल्ट है बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल राइट्स जो कलेक्ट हुए हमारे पार्लियामेंट के सामने। ये वाली चीज ब्रिटेन की है। वहां पे इंडिविजुअल ह्यूमन को जो अधिकार मिले हैं, भगवान ने जो अधिकार दिए हैं बिकॉज ऑफ वो ह्यूमन है, तो उन अधिकारों की वजह से, उन सबके इंडिविजुअल सारे अधिकार, जितने सारे ब्रिटिश गोरे लोग थे, उन अधिकारों की वजह से कल्मिनेशन क्या हुआ है, एक कानून का, एक संविधान का, जो वहां ब्रिटेन में चलता है। ठीक है भैया, हमारे यहाँ पे कानून, हमारे यहाँ पे उल्टा है। हमारे यहाँ पे इट इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडिया, क्योंकि यहाँ पे जो संविधान है इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। हमारे यहाँ संविधान ही है सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। संविधान पहले आया तब जाके हमने राइट्स पकड़ाए। लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे वो लोग अपने आप को लिबरल, इंटेलेक्चुअल सारे लोग मानते थे खुद को कि हम ह्यूमन है, हम इंटेलिजेंट है, हम ये हैं, हमारे पास अधिकार होने चाहिए, दूसरी शादी करने का, एक डिवोर्स करने का, एक दूसरा धर्म मानने का। तो वहां पे जो अधिकार इतने सारे जो लोगों पे पहले ही थे, उन अधिकारों को समेट के, समाट के, पूरा करके उन्होंने एक संविधान बना लिया अपने लिए, बिल ऑफ राइट्स। हमने कहा सुनो, हमारे यहाँ पे पहले संविधान आया, संविधान ने बिल ऑफ राइट्स उसमें लिख दिए, तब जाके वो इंडिविजुअलों को मिलना शुरू हुए। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जो रूल ऑफ लॉ है एज एम्बॉडीड इन आर्टिकल 14 इज अ बेसिक फीचर, इज अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हमारा संविधान। ये कोई ना छीनने का, ये कोई नहीं लेगा तुमसे। चलो साहब ठीक है। अब इसमें इक्वालिटी, बराबरी क्या नहीं हो सकती, जैसे जब भी कोई ऐसे प्रावधान लाने होते हैं, स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल नारी शक्ति, ये कौन सा अमेंडमेंट है हमारे संविधान में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये क्या है, ये एक कानून है। इस कानून से क्या होने जा रहा है, हमारे देश के पार्लियामेंट में, देश की सारी विधानसभाओं में, दिल्ली की विधानसभा में, इन जगहों पे क्या होगा, इन जगहों पे महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व होंगी 1/3। क्यों? क्योंकि महिलाओं को हम ऊपर लाना चाहते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में। तो हमने जब महिलाओं के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बनाया, जैसे कि ये एक्ट, तो ये कोई वायलेशन नहीं है मेरे और तुम्हारे फंडामेंटल राइट का। तुम कह दो नहीं साहब, अरे साहब भाई ये तो मुझे भी चाहिए था, कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमने उन वीकर वर्ग को, हमने उन कमजोर सेक्शनों को ऊपर लाने के लिए अगर कोई एक्शन लिया है तो वो एक्शन जायज है। अब स्टेट कैसे कैसे और काम कर सकता है, जब भी कोई भी सामाजिक रूप से, सोशल या इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो बैकवर्ड समाज है, जिसको हम ओबीसीज कहते हैं, एससीज कहते हैं, एसटीज कहते हैं, उनको अगर हम पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, यानी कि आईआईटीज में, आईआईएम्स में, एम्स में, इन अगर संस्थानों में अगर हम दाखिला देने के लिए अगर उनको आरक्षण दे रहे हैं, तो वो आरक्षण देने का जो कार्य है वो मेरे और तुम्हारे या किसी के भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है। ठीक है, ये पहला ही सीएए था, अमेंडमेंट ये भी था। दूसरी चीज, स्टेट कोई भी काम कर सकता है उन्हीं लोगों के और देखो भलाई करने के लिए, और इनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जैसे प्राइवेट अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी लाना होगा कोई अगर ऐसा रिजर्वेशन वाला तरीका, तो भी वो कोई संविधान में वायलेशन नहीं माना जाएगा। नाउ स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कोई भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब ईडब्ल्यूएस के लिए अगर स्टेट कुछ करना चाहता है तो भी वो कुछ ऐसा गलत चीज नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि हम आरक्षण दे रहे हैं उन लोगों को जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, भले ही वो हायर कास्ट के, अपर कास्ट के, जो भी कास्ट के, लेकिन अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और वो कोचिंग वगैरह नहीं ले पा रहे हैं, स्कूल अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, देन वी हैव टू प्रोवाइड एजुकेशन, सॉरी, रिजर्वेशन फॉर देम। एंड वो कहां से हुआ? 103वां सीए। ठीक है जी। नाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर साहब जो होते हैं स्टेटों के, इनके पास अपनी इम्यूनिटी होती है। कैसी इम्यूनिटी? ये अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर कोई काम कर रहे होते हैं तो उस काम के लिए इनको आप कोर्ट में घसीट के नहीं लेकर जा सकते। दूसरी चीज, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज, एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एमएलए जो होते हैं, विधायक जो होते हैं, तो चाचा विधायक को आप कोई भी कोर्ट में घसीट के नहीं लेकर जा सकते कि इन्होंने ऑफिशियल कैपेसिटी में अपना कोई काम किया और वह काम आपको अच्छा नहीं लगा। नहीं, तो इनके पास भी प्रिविलेज होती है, इम्यूनिटी होती है। इसीलिए होती है कि साहब ये अपना काम खुल के कर सकें, बिना डर के कर सकें। 105 फॉर एमपीज, 194 फॉर एमएलए। बस ये संविधान में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 14 का वायलेशन मत मान लेना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बात इतनी सही है, सटीक है। अब आओ आर्टिकल 15 पे। ये साहब की पिक्चर देखो जरा। ये आर्टिकल 15 मूवी आई थी एक, और उसके जब आप इसमें फिल्म देखते हो, ये आईपीएस हैं और इन्हें ये नहीं पता है कि ये जात क्या होती है, ये जात क्या होती है, ये जात क्या होती है, पता नहीं कैसे पहुंच गए, अलग बात है। नाउ आर्टिकल 15 क्या कहता है कि स्टेट, सरकार या राज्य, ये पूरा हमारा राज्य व्यवस्था अपने आप से डिस्क्रिमिनेट या भेदभाव नहीं करेगी अगेंस्ट एनी सिटीजन, कोई भी नागरिक, यहां पर्सन नहीं लिखा हुआ है, एनी सिटीजन ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सुनना ध्यान से, जो ओनली वर्ड है ना, ओनली वर्ड कहता है कि और तरीकों पे अगर भेदभाव करना हो तो कर सकते हो।
ओनली जो वर्ड है इट कनोट्स दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड्स इज नॉट प्रोहिबिटेड। पर इन ग्राउंड्स पे, क्या आपका धर्म क्या है, आपकी जात क्या है, आपका नस्ल क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपका लिंग क्या है, और आप कहां पैदा हुए थे, इन शर्तों पे, इन्हीं वजहों पे आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। बस संविधान इतना कहता है। नाउ नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ऑफ, ओनली ऑफ, कौन से, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, वो किसी को भी परेशान नहीं करेगा, किसी को जाने आने से रोकेगा नहीं, किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। कंडीशन कोई भी चीज है विद रिगार्ड टू कहां पे, कोई शॉप, मार्केट, मॉल, कोई कुआं बुआं, तालाब वलाब से पानी पीने पे, कोई होटल में आने जाने से, रेस्टोरेंट में खाना खाने से, या कोई भी जो हमारी जो पब्लिक संपत्ति है, जो कोई कुआं हो गया, टैंक हो गया, बेथिंग घाट हो गए, बाथिंग घाट जहां पे नहाते हैं लोग, फिर सड़क हो गई, प्लेस ऑफ पब्लिक, जो हमारे पब्लिक पार्क हो गए, जितने सारे, ये सब अगर सरकारी हैं या पब्लिक प्रॉपर्टी है तो उस पर कोई व्यक्ति को कोई और व्यक्ति रोकेगा नहीं, इन वजहों से। कौन सी वजह? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, बस। ठीक है भैया, तो इन शर्तों पे तो आपसे कोई रोकेगा नहीं आपको। अब लेकिन एक्सेप्शन, अगेन फिर से एक्सेप्शन, कि स्टेट यहां पे खुद से और क्या काम कर सकता है? अच्छा, फॉर महिलाएं, फॉर चिल्ड्रन, जो हमने पीछे देखा। फिर फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस या एससीज या एसटीज, अगर इनके लिए अगर सरकार कुछ लेके आना चाह रही है, जो ये लोग कमजोर से बेचारे दब रहे हैं, तो फिर वो वायलेशन नहीं माना जाएगा। और एसी पीसीज को या एससीज को या एसटीज को अगर इनको अपलिफ्ट करने के लिए रिगार्डिंग देयर एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हो, तो अगर इसमें कोई और प्रावधान लाना हो, कोई रिजर्वेशन लाना हो, कोई चीज लानी हो, देन क्या होगा? भले ही वो कॉलेज जो है वो एडेड हो या अनएडेड हो बाय द स्टेट, तो अगर वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, फॉर एग्जांपल सेंट जेवियर्स, सेंट स्टीफेंस, सेंट पीटर्स कॉलेज, या कोई मदरसा जो भी होते हैं हमारे एएमयू वगैरह हो गया, तो इन कॉलेज को छोड़ दो क्योंकि माइनॉरिटी है। तो लेकिन बाकी जितने भी कॉलेज हो सकते हैं, बनस्थली विद्यापीठ हो गया, ठीक है। अब ऐसे जो कॉलेजेस हैं, इनमें कॉलेजेस में अगर कुछ रिजर्वेशन लाना हो और सरकार इसके लिए कोई प्रावधान लेके आए, तो वो इस आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं मानना चाहिए। ठीक है भैया। ईडब्ल्यूएस, अगेन सेम कहानी यहां पे भी आगे आ रही है। एडवांसमेंट ऑफ ईडब्ल्यूएस के लिए अगर कोई सरकार लेके आती है कुछ भी, देन इट इज ओके, क्योंकि वो ओके है, डन है। तीसरी चीज, अब आ जाओ इसमें, हमारे पास ये तो कहानी आई थी पहली, ओबीसीज का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन। तो अब ये क्या हुआ? 15C का एक्सेप्शन यही तो है जो हम 93rd CAA लेके आए थे। क्या सरकार लेके आई थी? इसीलिए सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006। और क्या मिला? 27% जो आरक्षण फॉर ओबीसीज इन ऑल सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द आईआईटीज एंड आईआईएम। ठीक बात है। अब रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस सरकार लेके आई 103वां अमेंडमेंट ऑफ 2019। ये क्या था? ये 10% रिजर्वेशन था फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज, किनके लिए? कुछ भी एजुकेशन संस्थानों में लाने आने के लिए। अभी रिजर्वेशन की पॉलिसी क्या चल रही है समय पे? तो एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी 27%, पीडब्ल्यूडी जो होते हैं हमारे उनके 3% और बाकी ईडब्ल्यूएस 10%। तो इतना आरक्षण है फॉर उन कैटेगरीज के लोग जो कि दबे कुचले गए थे। तो आरक्षण देना, इनको हम क्या मानते हैं कि हम इन लोगों को बराबरी पे लेके आना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी एक एडवांस्ड समाज है। कौन सा? अपर कास्ट वाला। तो उनके बराबरी पे लाने के लिए ये आरक्षण जो है पॉलिसी थी। ठीक है भैया। अब आर्टिकल 16 कहता है कि जब सरकार रोजगार देती है आपको, यूपीएससी का एग्जाम, तो यूपीएससी का एग्जाम जब आप दे रहे होते हो तो आपको इन शर्तों पर कोई आपसे मना नहीं कर सकता कि आप एग्जाम में नहीं बैठ रहे हो। कौन सी शर्तें? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना डिसेंट या रेसिडेंस। प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस भी है यहां पे, एक एक्स्ट्रा चीज है यहां पे, रेसिडेंस भी लिखा हुआ है। नाउ क्या है टेक्स्ट क्या है? नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी इनएलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट या ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ ये वाले 4-5। क्या है भैया? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस, या डिसेंट भी है। डिसेंट मतलब क्या है आपकी? डिसेंट मतलब क्या है आपकी? लीनिएज। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति था कहां का? काबुल का। मान लो काबुल का, अब वो व्यक्ति काबुल का था, वो यहां पे आके बस गया और वो बस के यहां पे उसने शादी वादी कर ली, बच्चे भी कर लिए। अब वो भले ही उसकी लीनिएज जो है वो काबुल का है, रहने वाला अफगानी है, सिंधी है, जो भी है वहां का, पठान है, पश्तून है, जो भी है वो, लेकिन अब उसका बच्चा यहां का है, बच्चा नागरिक हो गया मान लो किसी तरीके से। अब वो नागरिक हो गया है तो अब उसको मना नहीं कर सकते इस बात पे कि तुम नहीं एग्जाम दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई? अब वो नागरिक है यहाँ का, तो अब तो वो सिटीजन है ना, सिटीजन के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सिटीजन इन ग्राउंड्स पे वायलेट नहीं हो सकता है। उसका अधिकार कौन सा? उसका सरकारी अपना नौकरी पाने का। ठीक है भैया। तो क्या है टेक्स्ट? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजंस इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर स्टेट। राज्य की नौकरी करने के लिए आपको इन चीजों पे आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। अब कैसे चेक होता है? तो ये कुछ इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये एक पैरामीटर है। क्या होता है साहब? ईईओ क्या होता है? ये पैरामीटर होता है, पैरामीटर टू चेक
टू चेक, क्या, चेक द स्टेटस ऑफ एनी कम्युनिटी। तो जब आर्टिकल 16 आप याद करते हो, पढ़ते हो, तो इसमें एक बात आती है कि किसी किसी को ज्यादा रोजगार देनी है, कम देनी है, किसी कम्युनिटी को, तो कैसे चेक करोगे आप? तो हम देखते हैं कैसे। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, उसके पार्ट क्या क्या है? गेटिंग अ जॉब मिले तो सही। फिर वर्किंग एनवायरनमेंट, वो कैसा है साहब, कहीं अंदर भेदभाव हो रहा हो पता चले। फिर रिलेशनशिप डायनामिक्स कैसी है, उस वहां पे काम करने के दौरान उसके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं हो रही है। फिर प्रोसेस ऑफ असेसिंग परफॉर्मेंस, उसने काम किया, आपने उसका पद का प्रमोशन ही नहीं किया। पोटेंशियल फॉर करियर एडवांसमेंट एंड ट्रेनिंग, तो ये सारी चीजें चेक होती हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ साहब सरकारी नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ये प्रिंसिपल्स हैं ऑफ इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और ये एप्लीकेबल होती हैं इन अपने क्राइटेरियाज पे। ठीक है साहब, अब आगे चलो। लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसमें आर्टिकल 16 में? ये लोग परेशान करते हैं कैसे? हमारी मिट्टी, हमारा स्टेट, हमारी भाषा, हमारे लोग, पहले हम। ठीक है भैया, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मराठा, फॉर एग्जाम्पल तेलुगु, फॉर एग्जाम्पल कन्नड़, ये सारे कुछ ऐसे हमने लोगों के या नेताओं के बयान देखे हैं, सुने हैं, जब वो कहते हैं नहीं, हमारे यहां स्टेट में नौकरी हमारा ही व्यक्ति करेगा, सन्स ऑफ द सॉइल, हम यहाँ के निवासी हैं, हम यहाँ पे रहते हैं, तो हम कन्नड़ हैं, हम तेलुगु हैं, हम मराठी हैं, तो कोई पंजाबी या हिमाचली या यूपी का क्यों आएगा भैया हमारे यहाँ पे नौकरी करने? नहीं, हम पहले करेंगे। तो ये एक एक्सेप्शन है भैया, ठीक है, अब जब तुम्हारे यहाँ का ले कर लेना भैया, कौन रोक रहा है? नाउ रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट या पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास को ऊपर लाने के लिए अगर कोई प्रमोशन का कोई तरीका रास्ता निकाल रहे हैं हम, तो वो एक्सेप्शन है और वो अलाउड है। ऑफिस ऑफ रिलीजियस या डिनोमिनेशन, कुछ और संस्थान, जैसे हमारा दिल्ली का वक्फ बोर्ड, तो इसमें अब तो चेंज आ गया है, अब तो उस एक्ट का नाम ही चेंज कर दिया, अब तो उसे उम्मीद कहते हैं, उम्मीद एक्ट है वो, वक्फ एक्ट नहीं है वो। ठीक है, तो उम्मीद एक्ट में तो अब चेंज हो गया कि जो हमारे वक्फ में जो हमारे चेयरपर्सन होंगे, वो उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर भी आएंगे, जो भी होंगे। लेकिन संविधान क्या कहता है, एक्सेप्शन क्या है इसमें, कि कोई भी धार्मिक संस्थान है अगर, तो उसका रिलीजियस चेयर अगर उसकी कोई रखनी है, शुड बिलोंग टू द पर्टिकुलर रिलीजन या डिनोमिनेशन, तो वो भैया वो एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो वो गलत नहीं है, आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं है। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% आरक्षण देना, वो उल्लंघन नहीं है आर्टिकल 16 का। चलो साहब, ठीक है, ओके। ना ये ओबीसी वाली लड़ाई, ये ओबीसी की लड़ाई पर सुन लेते हैं, ये कैसे आती है। तो एक काका कालेलकर जी थे हमारे, तो आजादी के बाद नेहरू जी ने बोला कि काका जी यार, आप जो है आपने बड़े समय से लड़ाई लड़ी है इनके ओबीसी समाज के लिए, तो एक काम करो, आपकी अध्यक्षता में कमीशन बनाते हैं, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनता है। ये कमीशन बना कब? 53 में। इस कमीशन, ये ने अपनी कुछ रिपोर्टें दी होंगी, नेहरू जी ने कहा रख दो, ठीक है। अब 1979 में एक सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन आता है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? बीपी मंडल साहब, ये बैठे जो ये रहे। अब बीपी मंडल जी ने काफी सोच विचार किया, पूरे देश भर में भ्रमण किया इन्होंने, ओबीसी से बातें करी, तब इन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के दी। इन्होंने ये क्या किया था, क्यों किया था? क्योंकि संविधान ही खुद कहता है, आर्टिकल 340, कि अपने आप से कमीशन आए जो राष्ट्रपति जी बनवाए, और उस कमीशन वो क्या करे, वो ये देखे कि हमारे जितने भी हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं, सोशली इकोनॉमिकली जो भी है, इनके लोगों का उत्थान कैसा कैसा हो रहा है, टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और सजेस्ट करो मेजर्स कि सरकार क्या क्या कर दे। और तब इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट अगले साल दे दी 1980 में। इस कमीशन ने बोला था 27% आरक्षण सरकारी नौकरियों में और हमारे प्राइवेट संस्थानों में, जो भी हमारे सरकारी संस्थानों में। ठीक है भैया, हुआ, रिपोर्ट आ गई 1980 में। अब 1980 में ये रिपोर्ट आई, वीपी सिंह जी की सरकार ने कहा कि मौका है क्या। वीपी सिंह जी की सरकार ने 10 साल बाद 1990 में 10 साल का समय लिया, एक डेकेड के बाद उनके नंबर्स थे, जो मंडल जी की अध्यक्षता में जो कमीशन बना था, कमीशन ने 1980 में रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के नंबर्स को उन्होंने 1990 में लागू करवा दिया। वीपी सिंह गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड रिजर्वेशन ऑफ एंड एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ बीपी मंडल कमीशन, 27% आरक्षण इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर ओबीसी। आंदोलन, भयंकर आंदोलन। उसके बाद केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, इंदिरा सोनी केस। फिर नरसिम्हा राव जी की सरकार कुछ और लेके आना चाह रही थी, क्योंकि अपर कास्ट आंदोलन कर रही थी, ये सब कैसे कर रहे हो, 27% आरक्षण दे डाला आपने, ओहो ये क्या। तो ऐसे केस में नरसिम्हा राव जी ने कहा सुनो, रास्ता है। क्या रास्ता है? हम ओबीसी में से जो 27% कोटा है, उसमें हम पुअरर सेक्शन को ऊपर रखेंगे। ठीक है भैया, प्रेफरेंस इनको देंगे। दूसरा, आप कह रहे हो कि साहब आप ऊपर कास्ट परेशान है, ये है वो है, 10% आरक्षण आपको भी दे देंगे फॉर जॉब्स फॉर पुअरर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ हायर कास्ट। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। लोगों ने कहा हाँ,
उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अबे केस तो यहां रखा है हमारे पास, हम सुनेंगे पहले। सुप्रीम कोर्ट ने देखा केस क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम बता रहे हैं, रुक जाओ क्या हो गया ये यहाँ पे। अब यहाँ पे इंदिरा सोनी केस, मंडल केस उसी को कहते हैं, 1992, एंड द स्कोप एंड एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 16(4). क्या हुआ यहां पे, कोर्ट ने बोला कि ये जो हुआ है ना, ये एडिशनल रिजर्वेशन ऑफ 10%, इसको तो हटा दो। अब हायर कास्ट को नहीं चाहिए रिजर्वेशन। क्यों नहीं चाहिए? कि नहीं चाहिए, हम बता रहे नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, तो क्या चाहिए फिर? तो इन्होंने कहा लेकिन जो 27% जो आरक्षण हुआ है ओबीसी का, बेस्ट है, बढ़िया है। यहां पे ओबीसी में से 2 लेयर बनाओ, क्रीमी लेयर अमंग द ओबीसी, उसको हटाओ, एक्सक्लूड करो। दूसरा, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा। और अभी अगर कोई रिजर्वेशन आप दे रहे हो प्रमोशन में, तो अगले 5 साल तक और देना, अप टू 1997 तक बस। प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं, भर्ती में करा लो अब आरक्षण। तीसरा, टोटल रिजर्वेशन जितना भी हो रहा है देश भर में, वो 50% की कैप होनी चाहिए। टोटल रिजर्व कोटा शुड नॉट एक्सीड 50% एक्सेप्ट इन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस। अब जो कैरी फॉरवर्ड रूल होता है कि कुछ साल की जब वैकेंसी, जैसे इस साल जो वैकेंसियां आई और SC STs में सारी सीटें नहीं बनी, तो उसको अगले साल क्लब कर दिया, तो आप उसको अगले साल क्लब कर दो, लेकिन उनको आप एक सेपरेट उसको आप क्लास मानोगे, सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज ऑफ सीट्स कह लो। चलो क्या बात हो रही है यहां पे? कैरी फॉरवर्ड रूल की बात हो रही है। इन केस ऑफ अनफिल्ड या बैकलॉग वैकेंसीज, ये वैलिड है, ये रूल ठीक है। आप इसको कैरी फॉरवर्ड, जो वैकेंसियां इस साल नहीं भर पाई SC STs में से, आपको नहीं मिल पाए ओबीसी में से लोग, तो आप ऐसा नहीं कि इन सीटों पर जनरल लोगों को ले आओ, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सीटें खाली रहेंगी, आगे चली जाएंगी अगले साल। अब अगले साल में जब आप इनको भरोगे तो ये सेपरेट क्लास होनी चाहिए, और ये 50% वाले इसमें जब काउंटिंग कर रहे हो तो इसमें नहीं आ जानी चाहिए। अब परमानेंट सैनिटरी बॉडी बनाओ, कैसी? NCBC कानून के द्वारा एक कानून लाओ, प्रॉपर एक एक्ट लेके आओ, NCBC एक्ट लाओ, उसके तहत एक कानून बनाओ। कानून में ये लिखा होगा कि एक ऐसा कमीशन, एक ऐसी बॉडी होगी जो अपने आप से तय करेगी कंप्लेंट कैसे कैसे लोग परेशान हैं, और कोई कम्युनिटी ज्यादा इंक्लूड हो गई है या कोई कम्युनिटी इंक्लूड नहीं हो पा रही है ओबीसी की हमारे सरकारी तंत्र में। ये सारी बातें किसने बोली? सुप्रीम कोर्ट ने बोली, इस मंडल केस में, इस इंदिरा सोनी केस में। अब हो गई बात, क्लियर हो गई बात। अब रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो बात आ रही थी, जो जजमेंट अभी हमने पीछे पढ़ा, तो यहां पे वॉज बेस्ड इन अ बैच ऑफ अपील्स। यहां पे कई सारे लोग कह रहे थे रिजर्वेशन हमारे साइंटिस्ट की पोस्टों पे फिर वहां भी ले आओ रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जो साइंटिस्ट टेक्निकल पोस्टें होती है उनमें रिजर्वेशन अलग तरीके से रहेगा, उसको हम सेपरेट एक कैटेगरी मानेंगे, वो ग्रुप ए कैटेगरी के इक्विवेलेंट या उसके नीचे ही हो सकती है बस। अब जजमेंट ने बोला कि हम जो बातें कर रहे हैं SC STs के लिए इन प्रमोशंस इन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड, इस केस में आया फैसला, देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन। आर्टिकल 16(4) और 16(4)A आर इन द नेचर ऑफ इनेबलिंग प्रोविजन, हम इनसे लोगों को बेनिफिट देना चाह रहे हैं, वेस्टिंग अ डिस्क्रेशन, सरकार के ऊपर ये विवेक है उनका, इन द स्टेट्स गवर्नमेंट, कि वो करे ना करे अपना रिजर्वेशन दे आगे प्रमोशन में, अगर सर्कमस्टांस ऐसे हैं तो। अब कोई रिट ऐसे में जारी नहीं हो सकती मैंडेमस की इस चीज के लिए बाय द कोर्ट डायरेक्टिंग स्टेट सरकार टू प्रोवाइड रिजर्वेशन। हाउएवर, अगर सरकार खुद चाहे तो wishes to exercise its अपना डिस्क्रेशन, अपना विवेक, and make such provision, it has to क्या collect quantifiable data, ये दिखाने के लिए कि हम इन लोगों को आरक्षण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनका के इनएडिक्वेसी है ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इन लोगों का ऊपर इनका प्रतिनिधि नहीं कर पा रहे हैं इन कम्युनिटी के लोग हमारे ऊपर के सिस्टम में। ठीक है भैया, तो अब ये उस क्लास के लोग, अगर SC BC क्लास के लोग, OBC क्लास के लोग अगर हैं और उनका अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिख पा रहा है सरकार के तंत्र में, सरकार के नौकरियों में, तो उनको हम आरक्षण दे रहे हैं इन प्रमोशन। सरकार के विवेक के ऊपर है। नाउ विद रिगार्ड टू SC रूलिंग, हमारी सरकार ने क्या क्या कर डाला? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, रामनंदन कमेटी, ये कमेटी, तो इस कमेटी को बोला गया कि काम करो अपना जाके। क्या काम है इनका? टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर अमंग द ओबीसी। अब ये इन्होंने कुछ तरीके इन्होंने ढूंढ के रखे कि साहब क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। उधर सरकार ने दूसरी चीज क्या कर दी? NCBC बना दिया। NCBC एक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश इन 1993 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये आ गया कौन सा? 102वां अमेंडमेंट हुआ 2018 में, और उस जो हमारे पहले एक्ट के द्वारा आई थी, अब उसको संविधान में लिख दिया गया है। अब 16(4)A क्या कहता है? 77 CA जो आया था, रिजर्वेशन इन प्रमोशन अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ SC एंड STs दैट आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है भैया, तो जिनका आरक्षण, तो जिनको आरक्षण से भी हम देख नहीं पा रहे हैं हमारे तंत्र में सबसे ऊपर, तब जाके हम उन लोगों को आरक्षण देंगे ताकि वो ऊपर आ पाए प्रमोशन में। चलो 85वां संविधान में अमेंडमेंट हुआ, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी को ओके बोल दिया गया कि ठीक है। कैसे कैसे होती है कॉन्सिक्वेंशियल सिक्योरिटी?
ये ऐसी होती है जैसे कोई दो व्यक्ति एक साथ एक पद पे आए और एक व्यक्ति अपर कास्ट का है, एक व्यक्ति लोअर कास्ट का है, तो प्रमोशन में, सीनियोरिटी में कैसे कैसे होगा कैसे कैसे होगा, ये व्यक्ति एक साथ एक साथ एक साथ ऐसे 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 होते जाएंगे, ठीक है। तो एक व्यक्ति का प्रमोशन अपने कैटेगरी के हिसाब से हो रहा है, एक का प्रमोशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द कास्ट दैट ही इज इन, तो वो प्रमोशन ऊपर 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 ऊपर। और ऐसा भी होता है कि दो व्यक्ति ऐसे आए हैं, एक लोअर रैंक पे आया है, एक अपर रैंक पे आया है, ये भी हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, और इसको भी ओके कर दिया गया, ठीक है भैया। 16(4)(b) 81वां संविधान में अमेंडमेंट, स्टेट टू कंसिडर द अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसीज, जो उस साल की खाली वैकेंसी सीट रह गई, एज अ सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज, वो उसमें टोटल नंबर में काउंट नहीं होगी। इट एंड्स द 50% सीलिंग ऑन रिजर्वेशन, जो सुप्रीम कोर्ट ने 50% का जो बात बोली, वो सरकार ने कहा हम चेंज कर रहे हैं गेम, हमें अपने आप खेलना है। ये कब हुआ था? 81वां अमेंडमेंट संविधान में, कैरी फॉरवर्ड रूल जब आया। चलो साहब ठीक है भैया, आगे चलते हैं। अब पब्लिक नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस, तो 103वां अमेंडमेंट जब आया, 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। EWS for EWS who are not covered under existing reservation, जो इसमें SC ST OBC में नहीं आते हैं, वो लोग जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उन लोगों के लिए 10% आरक्षण सरकारी नौकरियों में वो आ गया है। और ये आरक्षण 10% EWS कोटा, EWS कोटा ये भी लागू हो गया। सो काफी ज्यादा बातें तो हमने करी ली कि हाँ साहब ठीक है, रिजर्वेशन तो है, हो रहा है, ठीक है भैया। अब अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ये संविधान ने कहा नहीं चलेगा, इम्पॉसिबल। आप इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हो, उसको पानी नहीं दे पा रहे हो अब जग में, अभी अपने गिलास में, आप कैसे करोगे? तो अब आर्टिकल 17 यही बात कहता है, अनटचेबिलिटी और उसकी किसी भी तरह से उसकी प्रैक्टिस ये फॉरबिडन है, और इसकी प्रैक्टिस अगर आपने करी, एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी, ये क्या होगी? शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ठीक है जी, इसी के लिए कानून आया। फिर कानून क्या है इसके लिए? अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 1955, और इसको बाद में अमेंड किया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 हमारा, ठीक है। इसका बाद में अमेंडमेंट हो गया 1976 में हो गया। अब जो अनटचेबिलिटी फ्रेज है, संविधान ने इसको डिफाइन नहीं किया है कि ये क्या क्या हो सकती है। इट इज नॉट डिफाइंड इन आइदर द कॉन्स्टिट्यूशन और द एक्ट, बट इस अनटचेबिलिटी की वजह से कोई अगर डिसेबिलिटी आ रही है, कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करवा पा रहा है, मेरे घर में कोई व्यक्ति आए और मैं उसको पानी दूं और मैं कह दूं कि साहब पानी के लिए तुम अपना मटका लाया करो, तुम अपना गिलास लाया करो, ये क्या है? ये अनटचेबिलिटी है। अगर मैं किसी व्यक्ति को बोलूं कि साहब मैं शाम को पार्क में घूमने जाऊंगा, तुम उस समय घूमने मत आना, ये अनटचेबिलिटी है। किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी, छुआछूत इज फॉरबिडन। ये फॉरबिडन क्यों है? क्योंकि हमारा संविधान, भाई जो निर्माता थे हमारे अंबेडकर जी, उन्होंने कहा कि इस देश में भेदभाव है, यहां देशवासी एक लो ट्रस्ट सोसाइटी है हमारी, ये लोग दूसरे को इंसान जैसे भाई नहीं देखते हैं। हेंस वी हैव टू, ये सारे वी हैव टू डू ऑल दिस, कर रहे हैं भैया, ठीक है ना। यहां पे मैसूर हाईकोर्ट आती है। मैसूर हाईकोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 17 में जो सब्जेक्ट मैटर है ना, अनटचेबिलिटी, इन लिटरल या ग्रामेटिकल सेंस में मत लो उसको। आप देखो प्रैक्टिस एज इट हैड डेवलप्ड हिस्टोरिकली इन द कंट्री, कि कैसे कैसे चलती आई है यार, किस किस फॉर्म में अनटचेबिलिटी होती है। आप देखो ना यहाँ पे, इट रेफर्स टू कई सारी सोशल डिसेबिलिटीज इंपोज्ड ऑन सर्टेन क्लासेस ऑफ पीपल, कुछ ही लोगों के ऊपर होती है। और क्यों होती है? क्योंकि साहब वो उन्होंने किसी एक घर में जन्म ले लिया। अब सोसाइटी कहती है अरे तुम्हारा नहीं, तुम्हारा घर, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, खराब लोग हो। ये दिस इज कॉल्ड अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस, सदियों से चलती हुई जो हम ये है। अब एक्सेप्शन क्या है इसका? इट डज नॉट कवर द सोशल बॉयकॉट ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कब? जब उनको रिलीजियस तरीके से सर्विसेज से एक्सक्लूजन फ्रॉम रिलीजियस सर्विस, अगर उसको मना कर देते हैं कि नहीं साहब एक काम करना, जैसे अब ये कब की बात है? ये आज की बात नहीं है, ये बात पहले की है। उस समय पे कई सारे जो मैसूर जो हमारा हाईकोर्ट है, उसने बोला कि कई सारे मंदिर ऐसे हैं जहां पे कुछ तरह के लोगों को पूजा करना ही अलाउड है, कुछ तरह का नहीं है अलाउड, जो भी है। तो अब ये मत कहते ना इसको कि ये भी अनटचेबिलिटी है। इन्होंने कुछ एक्सेप्शन बता दिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोल रखा है? ये जो है प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। किसी व्यक्ति ने आपके साथ बदतमीजी करी, अनटचेबिलिटी वाली बात करी सीधे, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है ऑफ द स्टेट कि आप नेसेसरी कदम उठाओगे टू एंश्योर दैट दिस राइट इज नॉट वायलेटेड, कि ये राइट नहीं वायलेट होना चाहिए। ठीक है भैया। अब कौन कौन से एक्ट इन्होंने मना कर दिए? ये वाले, प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग एनी प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, पूजा करने के स्थल से किसी को हटाना, किसी को भगाना, ये भी कोई चीज ये ऐसा करना नॉट अलाउड। जस्टिफाइंग अनटचेबिलिटी ऑन ट्रेडिशनल, रिलीजियस, फिलोसॉफिकल या अदर ग्राउंड्स। आप बोल रहे हो नहीं साहब अनटचेबिलिटी ओके है, बिल्कुल ओके नहीं है।
डिनाइंग एक्सेस टू एनी शॉप, होटल, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, कहीं मॉल वॉल मूवी पिक्चर देखने जा रहे हैं, मना कर दिया वहां पे। फिर इंसल्टिंग अ पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी, उसकी इंसल्ट करना। फिर रिफ्यूजिंग टू एडमिट पर्सन्स इन हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और हॉस्टल्स एस्टैब्लिश फॉर पब्लिक बेनिफिट, वो हॉस्टल है अगर बना हुआ है, हॉस्पिटल है, जो भी है, तो सबके लिए है वो। प्रीचिंग अनटचेबिलिटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, रिफ्यूजिंग टू सेल गुड्स या रेंडर सर्विसेज टू एनी पर्सन, ये सब क्या है? ये सब की सब societal practices है which are form of untouchability and these are all banned, they are all an offense under the act। कौन सा एक्ट? हमारा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो हमारा पीछे था, उसके एक्ट के अंदर ये सब का सब ऑफेंसेस है। नाउ SC एंड ST, हमारा शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ये क्या कहता है? इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, के ये अत्याचार नहीं होगा बाय इंक्रीज सर्वेलांस। ठीक है भैया। अब सुभाष काशीनाथ महाजन केस 2018 में, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इमीडिएट अरेस्ट नहीं होना चाहिए किसी पर्सन का अगर उसके ऊपर इल्जाम लगता है एक्यूज्ड ऑफ इंसल्टिंग या इंजरिंग कोई भी SC ST मेंबर को, टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट्स फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट। इसके बाद लोगों ने कहा कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट बताएगी, और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आंदोलन, सब कुछ। सरकार ने उसको फिर नया एक्ट बना दिया, इट अलाउड एंटिसिपेटरी बेल। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इट अलाउड कि हम एंटिसिपेटरी बेल दे सकते हैं टू दोज बुक्ड फॉर कमिटिंग एट्रोसिटीज अगेंस्ट SCs एंड STs एंड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी विल नॉट बी रिक्वायर्ड। कब से? जब तक भैया FIR रजिस्टर नहीं हो जाती, आगे भाई जांच पड़ताल हो तब हो। नाउ पार्लियामेंट क्या किया? पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की बात को ही मना कर दिया। पार्लियामेंट ने बोला SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2018 टू बाईपास द रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या किया इन्होंने कहा कि अब हम प्रोसीजर बता रहे हैं कैसे कैसे अरेस्ट होगा, कौन ऑफिसर अरेस्ट करेगा, कितने रैंक का ऑफिसर अरेस्ट करेगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन होगा, कैसे प्रोसेस आगे चलेगी, जांच पड़ताल, चार्जेस पूरे सारे सब देखेंगे हम, सब बताएंगे हम। अब पृथ्वीराज चौहान केस 2020 का अमेंडमेंट को बोल दिया गया ठीक है भैया, सरकार ने किया, अच्छा किया, बढ़िया किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ ठीक है, कर लो जो करना कर लो। अब आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जो भी ऐसे कुछ टाइटल होते हैं नाम के आगे लिखते हैं, कुछ लोग अपने लिखते हैं ना, जैसे राय बहादुर, राज बहादुर, नवाब और फलाने कटोरी वाला, कुछ ऐसे नाम होते हैं जो अंग्रेजों देते थे किसी को, अरे साहब तुम हमारे दीवान साहेब हो, तुम हमारे बढ़िया आदमी हो, शाबाश, पैर छुओ। तो ये कौन? ये अंग्रेज लोग करते थे किसी को अपना गुलाम बनाना, अपना किसी को दोस्त बनाने के लिए। तो ये जो टाइटल उन्होंने दे दिया अंग्रेजों ने, अब वो टाइटल लोग समझते थे आहा देखा अंग्रेजों ने हमें तारीफ करी है हमारी, आज अंग्रेजों ने हमारी पीठ पे हमारे यहाँ पे हाथ रखा है। तो ऐसे क्या होता था, ये कुछ लोग अपने आप को मानते थे अपने इंडियन क्लास में, अपने इंडियन लोगों के बीच में, या भाई हमें अंग्रेजों के क्लोज, कोई बात कहनी हो हमसे कहना। तो ये क्या होता था, इन लोगों के अपने टाइटल चलते थे, कई सारे टाइटल, कुछ भी टाइटल होते थे। अभी टाइटल तो अभी आपको आगे आप देख लेना कैसे कैसे होते थे। नाउ यहां पे संविधान ने कहा ये सब टाइटल बंद हो गए, राजे रजवाड़े चले गए, लद गए इनके जमाने। ठीक है, अब टाइटल कुछ नहीं होंगे जब तक कि मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शन नहीं दिया गया हो सरकार के द्वारा, तब तक सब मना है। इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल, कौन सा टाइटल? एक्सेप्ट द मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल, क्योंकि ये दोनों है पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए। अब ये सरकार, अब संविधान कहता है कि सरकार यानी स्टेट किसी को भी नहीं देगी कोई भी टाइटल ऑन एनीबॉडी वेदर सिटीजन और फॉरेनर। ठीक है भैया, सिटीजन को भी मना कर दिया गया है कि आप कहीं से फॉरेन स्टेट से कोई और अपना पद कोई अपना पद बन के नहीं आ जाना। पता चले कल को मैं आदित्य तिवारी चले जाऊं स्विट्जरलैंड और वहां पे राजा कह दे तुम हो मेरे नवाब। कहां का नवाब? भाई भाई स्विट्जरलैंड का, तुम स्विट्जरलैंड के नवाब हो गए कि हाँ उन्होंने बना दिया मैं बन गया। नहीं हो सकता, संविधान मना करता है तुम्हें। फॉरेनर्स होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, नहीं ले सकते आप। ठीक है भैया, नो सिटीजन या फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट अंडर द स्टेट, सरकार के अंडर, इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट ऑफिस अंडर एनी कोई और देश से विदाउट द सैंक्शन एंड कंसेंट ऑफ हमारी सरकार के बिना ये सब नहीं हो सकता। अब कई सारे जो मैंने आपको बताए नाम चलते थे, महाराजा, आहा ओह साहब महाराज है ये, राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहेब, दीवान बहादुर एटसेट्रा, ये सारे जितने नाम होते थे ये वर कन्फर्ड बाय कॉलोनियल स्टेट्स। अंग्रेज लोग देते थे, गवर्नर साहब ने दे दिया नाम, वो नाम चलता ही चला आ रहा उनका। नहीं, दीज आर बैंड बाय आर्टिकल 18 एंड दीज आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल। इक्वल स्टेटस नहीं रहेगा आपका अगर ये सब नाम आप लगाओगे, तो आप अपने आप को समझते हो औरों से ऊपर, जो कि अलाउड नहीं है। अब ये केस हुआ भाई ये केस है बालाजी राघवन का। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो भारत रत्न देती है सरकार, पद्म विभूषण देती है सरकार, ये
कोई ऐसा नहीं टाइटल आप सोचो कि ये सब भाई ये भी टाइटल है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये टाइटल भले ही है, it made it clear that these couldn't be used as a title। ये सम्मान है, ये रिवॉर्ड है आपके काम करने के लिए, आपने कोई बहुत ही उत्थान वाला काम कर दिया, हो मजा ही आ गया, तो आपको दिया गया है। पर ये कोई ऐसा नहीं कि साहब आपको टाइटल बना के बैठ जाओ उसको अपने साहब, अरे हम तो भारत रत्न हो गए, नहीं, हो बढ़िया आप लोग, लेकिन और भी इसके आगे और भी चीजें करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। अब चलते हैं आर्टिकल 19 पे। आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम। क्या क्या है फ्रीडम हमारे पास, कैसी फ्रीडम है हमारे पास? तो ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, पहले 7 होती थी, एक हट गई बेचारी। कैसी? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पहली, दूसरी एक जगह बैठने की आजादी, फिर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फिर फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, फिर फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एटसेट्रा। एक और बेचारी होती थी राइट टू प्रॉपर्टी, ये हट गई बेचारी, अब तो गया उसका काम हो गया, वो नहीं मिलती, अब ना मिल रही वो। अब यहां पे स्टेट ये कहता है, हमारा संविधान ये कहता है कि स्टेट अगर चाहे तो कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इन्हीं 6 राइट्स के ऊपर जो कि दिए गए हैं इन आर्टिकल 19 इटसेल्फ, और किसी वजह से नहीं। यहां पे स्टेट कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है ऑन दीज 6 राइट्स जो इसी आर्टिकल 19 में दिए हुए हैं। क्या क्या दिए हुए हैं? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इन फॉरेन रिलेशन विद अदर कंट्रीज। इन कंडीशंस की वजह से अगर किसी के मेरे आपके अधिकार के ऊपर अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए स्टेट तो लगा सकता है, पर किसी और कारण की वजह से नहीं, जो कारण यहां नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें पहले शुरू में 7 राइट्स होते थे, राइट टू प्रॉपर्टी बेचारे को हटा के फेंक दिया गया है, अब वो चला गया आर्टिकल 300A पे, ठीक है। कहानी ये तो समझ में आ ही रहा होगा। चलो अब आगे चलो, आर्टिकल 19 क्या कह रहा है? तो जो बोलने का अधिकार है, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19, जो आर्टिकल 19 में है, इट कैन नॉट बी कर्ब्ड बाय एनी एडिशनल ग्राउंड्स, जो कि यहीं पे लिखा है, इसके अलावा किसी और वजह से आप भाई आपको नहीं रोका जाएगा, अदर देन दोज ऑलरेडी लेट डाउन इन आर्टिकल 19 क्लॉज 2। जो 19 क्लॉज 1A में जो भी आपको राइट्स मिले हैं वो 19 क्लॉज 2 की वजह से ही रोके जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सरकार कोई नया रूल बना देगा, नहीं साहब अगर आदित्य तिवारी पढ़ाएंगे तो जो है इंटरनेट क्रैश हो जाएगा, ये कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ये कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती। हाँ, रेस्ट्रिक्शन क्या हो सकती है? जो 19 क्लॉज 2 में लिखी हुई है, क्या? कुछ भी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, मेरी वजह से कहीं ऐसा नहीं हो, पता चले 50 लाख बच्चे जो है सेंटर यहाँ दिल्ली के बाहर पहुंच जाएं, तो ये एक कारण है, ये तो बिल्कुल सही बात है। पर ये कहना कि नहीं सब आदित्य तिवारी की पढ़ाने की वजह से जो है पूरे इंटरनेट में आग लग जाएगी और जो है पाकिस्तानी जो लोग हैं वो सारे एकदम खिलखिला उठेंगे, एकदम गालियां बकेंगे वहां से, अगर ऐसा हो रहा है तो ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब एनफोर्सिंग राइट्स अगेंस्ट प्राइवेट एंटिटीज, यानी क्या? ये जो हमारा आर्टिकल 19 है, ब्रिंग्स एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू एंश्योर ये कि जो प्राइवेट एंटिटीज हैं, कंपनियां, लोग, कोई और लीगल पर्सन, कोई और बॉडी, कुछ भी एसोसिएशन, दे ऑल्सो अबाइड बाय संविधान ऑल्सो, ठीक है। रेफरेंस टू प्रीवियस कोर्ट रूलिंग्स, कहां पे? 17 का वर्डिक्ट आया था पुट्टास्वामी में, अभी वो आगे देख लेंगे हम क्या हुआ था उसमें। नाउ चलो साहब, अब देखो आर्टिकल 19 क्या कहता है। वो ये कहता है कि आर्टिकल 19 ना काफी कुछ बातें बोलता है, काफी कुछ बातें हैं। अंडर इंडियन संविधान ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट, बट ओनली 4 FRs हैं हमारे पास जो कि अवेलेबल हैं अगेंस्ट बोथ स्टेट एंड इंडिविजुअल। कैसे कैसे? 15 क्लॉज 2 नो सिटीजन, 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, 23 या ऐसा कुछ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस एंड फोर्स लेबर जो भी, फिर 24 प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ हमारे चाइल्ड एंड बच्चे इन फैक्ट्रीज, ये सारी चीजें। तो ये सब क्या है? ये वाले 4 फंडामेंटल राइट्स है, दो भाई अवेलेबल हैं अगेंस्ट बोथ द स्टेट ऑल्सो अगेंस्ट इंडिविजुअल ऑल्सो, के स्टेट ये बदतमीजी ना कर दे मेरे और आपके अधिकारों से, और कोई प्राइवेट पर्सन बदतमीजी ना कर दे मेरे आपके अधिकारों से। कौन से वाले अधिकार? जो 15 से लेकर 24 में दिए हुए हैं। अब चलो आगे कहानी पे। तो 19(1)(a) के अंदर बातें क्या हैं? बातें ये हैं कि आप जैसी आपके मन में विचार हैं बोल दो, बक दो, लिख दो। यू हैव द राइट टू प्रोपगेट वंस व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स ऑल्सो। यू हैव फ्रीडम ऑफ प्रेस, यू हैव फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट, यू हैव राइट अगेंस्ट ये राइट अगेंस्ट टैपिंग, कि आपका फोन टैप नहीं किया जाएगा। राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज सरकारी कोई भी, मतलब कि गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। खाली ये नहीं दूरदर्शन नहीं चलेगा, बस देश में और भी मीडिया चैनल है, वो सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना। नाउ राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, आपकी हिस्सेदारी है इसमें, आप जाना मत जाओ, मत जाना मत जाओ। अब राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, RTI, ठीक है।
ये क्या आ गए हमारे, ये राइट, ये हमारे कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर है। अब क्या क्या इसमें अधिकार आते हैं, ना बोलने का अधिकार, ये भी तो एक्सप्रेशन है मेरा, राइट अगेंस्ट इंपोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन अ न्यूज़पेपर, फिर राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन या पिकेटिंग, बट नॉट द राइट टू स्ट्राइक। आप हिंसा नहीं कर सकते, ठीक है, सब कर सकते हो, सब कर लेना, लेकिन ये सब नहीं। अब ये कब कब आपके अधिकार कुचले जाएंगे, बताओ। स्टेट कैन इंपोज सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, कुछ ही वजहों से। ये कौन से ग्राउंड्स हैं जो यहीं कहीं लिखे हुए हैं? जब देश की अखंडता और हमारी संप्रभुता पर कोई आंच आ जाए, जब देश की सुरक्षा पर कोई आंच आ जाए, जब आपने भड़का दिया, इंसाइटमेंट, लोग एकदम उपद्रवी हो गए आपके कहने से, पब्लिक ऑर्डर आप कहने से लोग जो एकदम विचलित हो गए, ओहो परेशानी हो गई, फिर डिसेंसी और इमोरलिटी, कोई आपने ऐसी बात घटिया बात कर दी तो, फिर डेफेमेशन, फिर फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इन 6 वजहों से हो सकता है कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो कर्टेल हो जाए। अदरवाइज आप खूब बोलो, खूब लिखो, जो आपका कहना है वो लिख दो, तो ये आप कर तो सकते ही हो, ये तो होता भी है। नाउ अब 19(1)(a) का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसमें कुछ पेज फंसे। पेज कब फंसे? जब अनुराधा भसीन वाला केस हुआ। ये क्या था, अनुराधा भसीन जी का अरेस्ट हो गई, तो अरेस्ट होने के बाद इनको बाद में कोर्ट ने बोला कि ये क्या कर दिया आपने यार, पुलिस कुछ भी कर देती है, देश में पुलिस करती क्या है हमारी। तो ऐसे केस में यहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन ओवर द मीडियम ऑफ इंटरनेट, ये क्या है, ये एक संवैधानिक प्रोटेक्शन मिला हुआ है अंडर आर्टिकल 19 एंड देयरफॉर इज इंडिस्पेंसिबल टू आर्टिकल 19, ये रहेगा। दूसरा, जब इंटरनेट कट जाता है जम्मू कश्मीर में या कहीं भी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कंटिन्यूअस इंटरनेट शटडाउन जो हो रहे हैं गलत है, ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, इज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बात खत्म। फिर आगे चलो, अब यहां नया आर्टिकल 19(1)(b), अभी हमने 19(1)(a) पढ़ लिया है, 19(1)(b) पे आ गए। क्या है 19(1)(b)? कि हर नागरिक के पास अधिकार है कि वो शांति से, असेंबल पीसफुली, एक साथ इकट्ठे हो सकते हो आप लोग, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, सशस्त्र नहीं कि लगे पड़े हैं दंगा फसाद करने, नहीं ये नहीं होगा। अब राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, आप चौराहे पे खड़े हो जाओ, 10-12 लोग खड़े हो गए, बस हाँ ट्रैफिक को दिक्कत नहीं हो। डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड टेक आउट प्रोसेशंस, आप कर लो, रैलियां भी निकाल लो, आपके मन में हो तो कर सकते हो आप। परमिटेड ओनली ऑन पब्लिक लैंड, कि किसी घर में मत पहुंच जाना, अंदर ही जाके उसकी छत पे जाके खड़े हो रहे हैं, वहीं से नारे लगा रहे हैं, वो बेचारे घर वाला, उसका घर होगा बेचारे का। इन अ पीसफुल मैनर, सरकारी संपत्ति पे आप आ सकते हो, लैंड पे, पार्क पे, सड़क पे, चौराहे पे, जहां पे भी, इन पीसफुल मैनर एंड विदाउट आर्म्स, ठीक बात है। इट डज नॉट प्रोटेक्ट क्या, वायलेंट डिसऑर्डरली राइट असेंबली, जिनसे कि राइट हो सकती हो, और वन दैट कॉजेज ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस, जिसकी वजह से पब्लिक पीस, शांति भंग हो जाए, और जिसमें कि लोग हथियार लेके पहुंच जाए, वो वाला काम नहीं चलेगा, वरना सोनम वांगचुक अरेस्ट हो गए, देख लो। राइट डज नॉट इंक्लूड राइट टू स्ट्राइक, हिंसा नहीं, ये हथियार नहीं, ये वाली बातें नहीं, बदतमीजी नहीं, ठीक है भैया, ओके। नाउ क्या रिस्ट्रिक्शन है इसमें? 2 रिस्ट्रिक्शन है, और ये यही कहीं लिखी हुई है। 19(1)(b) क्यों नहीं हो सकती अगर आपका कोई राइट छीन लिया जाए आपसे, क्यों? अगर आपने देश की संप्रभुता और अखंडता पे आंच ला दी तो। दूसरा, पब्लिक ऑर्डर, लो साहब, इतना वेग वर्ड है पब्लिक ऑर्डर, कुछ भी चीज पब्लिक ऑर्डर के अंदर आ सकती है। अब उसमें कुछ हमारे पास कुछ और प्रावधान होते हैं। सीआरपीसी का 144, जब मैजिस्ट्रेट अपने आप से कुछ लोगों को मिलने से मना कर दे, कुछ लोगों की असेंबली, मीटिंग, प्रोसेशन, क्योंकि भैया रिस्क है, कुछ पब्लिक ऑर्डर, कुछ दिक्कत हो जाएगी। अब आईपीसी 141, ये भी अब आईपीसी तो हट गई, बीएनएस आती है। नाउ इफ इम्पोज मेक्स असेंबली ऑफ 5 और मोर पीपल अनलॉफुल, कि नहीं हो सकता साहब, नहीं अलाउड है, नहीं पॉसिबल है। दूसरा चीज 19(1)(c), ये भी तीसरा राइट आ गया हमारा, ये क्या है? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन या यूनियंस या कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हर नागरिक के पास, सिटीजन लिखा हुआ है यहां पे, सिटीजन, हर नागरिक के पास अधिकार है कि वो अपने आप से कुछ एसोसिएशन बना सकता है, कुछ यूनियन बना सकता है, और कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है। सबके पास अधिकार है, मेरे पास, आपके पास, सबके पास। ये जो हमारा तीसरा वाला है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आया कब से? 97 सीएए जब आया था 2011 में, इसने डाला है, ऐड किया है कोऑपरेटिव सोसाइटी यहां पे, ठीक है भैया। अब इट इंक्लूड्स द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, कोई भी चीज, सोसाइटी अपनी आपस की, कोई क्लब आपका आपस का, जिम वाला, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपकी, कोई ट्रेड यूनियन, कोई आपकी कोई चीज और बॉडी ऑफ पर्सन, कुछ भी आप साथ में आ सकते हो सब लोग। इट कवर्स द नेगेटिव राइट, कि मुझे नहीं ज्वाइन भी करना भाई, ये भी थोड़ी कि जरूरी है मैं ज्वाइन ही करूं, ऑफ नॉट टू फॉर्म या ज्वाइन एन एसोसिएशन या यूनियन, ठीक है। मेरा मन नहीं है कि मुझे नहीं आना आपकी रैली में नेतागिरी करने, मैं नहीं आना चाह रहा,
ये भी थोड़ी कि अरे साहब नहीं आना ही पड़ेगा, राइट है आपके पास, राइट आप अपना यूज करो, अरे नहीं करना भाई यूज, तो ये हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है ना। अब राइट टू फॉर्म एसोसिएशन कब आपका कर्ब होगा, कब आपसे छीना जाएगा, जब देश की संप्रभुता अखंडता पे आंच आ जाए, जब पब्लिक ऑर्डर पे आंच आ जाए, जब मोरालिटी पे आंच आ जाए, पता चले आप सब लोग मिलके एक ऐसी यूनियन बना लो जो कह दे कि अरे साहब हम तो देश को 2 घंटे हर दिन मैंडेट देते हैं कि सब लोग वीडियो गेम खेलें। सरकार बोली क्यों वीडियो गेम खेल, रोज 2 घंटे के लिए सबके लिए, अबे सैटरडे संडे में खेल लिया करो एक आध दिन। ये नहीं साहब, हमारी जो यूनियन है वो यही कहती है, हमारे युवा छात्र नेता, हमारे अनएम्प्लॉयड संघ है पूरे सारे सब लोग, और वो यही कहते हैं कि देश के सारे बच्चे जो है वीडियो गेम खेलें। ये नाम सुधरेंगे, सरकार कहिए अभी अभी रुक जा बेटा, अभी तेरा करते हैं। अब राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ एसोसिएशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला तुम्हारा ये क्या हुआ कि तुम 5-6 छुटपैया सारे बच्चे लोगों ने जिन पे यूपीएससी क्लियर हुआ नहीं, तुम लोगों ने नेतागिरी शुरू कर दी। हाँ, कि क्या है तुम्हारा टाइटल, नाम तुम्हारे इसका ग्रुप का, कि ग्रुप का नाम है हमारा, सोच रहे हैं अभी बता रहे हैं कि तो सोच लो अपने आप बता लो, लेकिन उस ग्रुप को रजिस्टर करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए हमसे हमारे पास मत आना, जरूरी नहीं हम तुम्हारे ग्रुप को एकदम रिकॉग्नाइज रजिस्टर करें। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यू हैव नो गारंटीड राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग, नहीं सॉरी, यू हैव नो राइट टू स्ट्राइक, you have no right to declare lockout, can be controlled by an appropriate industrial law। सॉरी नहीं, ये नहीं पता चले ट्रेड यूनियन बना के अपना जो है सरकारी अपने सारे सब लोग मिलके पहुंच गए और किसी कंपनी वाले के दफ्तर में घुस गए, कह दी कि नहीं साहब हम तो सारे काम करेंगे, नहीं तो आपका काम होने नहीं देंगे। काम करोगे मतलब क्या है, हम सबको नौकरियां दो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो सरकार ये आपको मना कर सकती है करने से कि इस तरीके का अपना ग्रुप मत बना लेना, नहीं तो पीटे जाओगे। नाउ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये मूवमेंट क्या है, ये फ्रीडम कहता है कि हर नागरिक, अगेन सिटीजन, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑफ द कंट्री, आप जा सकते हो आ सकते हो, कोई आपको रोकेगा मना नहीं करेगा। इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक का ध्यान रखना और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एसटीज का ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ कुछ प्रोस्टिट्यूट्स, उनका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हम रोक सकते हैं ऑन द ग्राउंड्स कि पब्लिक हेल्थ की बात है, पब्लिक हेल्थ की बात है। ये बड़ा ही अजीब सा, बहुत ही अजीब सा ये स्टेटमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये हमें पब्लिक मॉरल्स का ध्यान रखना है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस बात को सही ठहराया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी बोला कि रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ पर्संस अफेक्टेड बाय एड्स, हमें ध्यान रखना है कि पब्लिक हेल्थ ना खराब हो जाए और पब्लिक मॉरल्स ना बिगड़ जाए। और एक सेकेंडरी क्लास ऑफ सिटीजन माना जाता है प्रोस्टिट्यूट्स को, जो कि अपना बस पेशा कर रही है, खराब है गलत है मैं जज नहीं कर रहा, पर उनका वो पेशा है। और अब चाहे उन्होंने वो चॉइस से किया हो, चाहे उन्हें उसमें धकेला गया हो, अब अगर वो उस पेशे में है तो क्या वो इंसान नहीं है? तो अब उनके लिए सुप्रीम कोर्ट और हमारी जुडिशरी का ये बयान था, क्योंकि सरकार ने मना कर दिया था कि आप लोगों को यहां पे बसाने नहीं देंगे, यहां बसेंगे। गंगूबाई वाली मूवी आई थी पूरी। सो अब यहां पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में एक और चीज आती है, इसमें 2 एंगल आते हैं। एक आर्टिकल 19 से कवर होता है, एक आर्टिकल 21 से कवर होता है। क्या है? पहला, देश के अंदर अंदर घूमना, ये आर्टिकल 19 में कवर हो रहा है। और फ्रीडम मूवमेंट में दूसरा जो एंगल होता है वो होता है देश के बाहर जाना और देश में अंदर आना, राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री एंड राइट टू कम बैक टू द कंट्री। ये आर्टिकल 21 से आता है, ये आर्टिकल 19 से आ रहा है। क्या? देश के अंदर अंदर घूमना, 19 वाला। नाउ आगे चलते हैं। अब कहीं भी रिहाइश कहीं भी रहना हो तो एवरी सिटीजन हैज द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। अब वो व्यक्ति अब कहीं भी रह ले, उसने बेचारे ने पूरा जीवन मेहनत करी, सब कुछ किया। क्यों मेहनत करी? कि उसको एक फ्लैट खरीदना था केरला के वेटलैंड वाले एरियाज में, एकदम वहाँ जो बैक वाटर वाले एरियाज में, उसको समुद्र देखना था। ले ले भाई, कौन मना कर रहा? तुझे कोई मना नहीं करेगा, पैसे हो तो ले लियो। तो यही बात है कि हर नागरिक के पास अधिकार है कहीं भी रहने का। अब राइट के अंदर 2 पार्ट आते हैं। क्या? राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विच मीन्स टू स्टे एट एनी प्लेस टेम्पररीली। एक तो हो गया रेसिडेंस। अब दूसरा क्या है? राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विच मीन्स परमानेंटली वहां रहना। अब इसमें क्या है? इंटरनल बैरियर क्या होता है? एक हमने जो हटा दिया है, तो हमने इसको हटाने की वजह से हमने क्या बोला है कि नागरिक सारे एक है। हमारे यहां नैरो माइंडेडनेस नहीं होती है। कोई बाहर का व्यक्ति भी, कोई अपने यहाँ पे, कोई अपना यहाँ पे आगे अपना रह ले भैया। लोगों ने अयोध्या में, काशी में, मथुरा में फ्लैट ले लिए जो बाहर बाहर से रहने वाले लोग थे। इसीलिए तो लिए क्योंकि सब लोग मानते हैं उस धर्म को, सबने इंपॉर्टेंट जगह को, तो लोग अपने वहां पे आगे रहने लग गए। यही हुआ। अब आगे बढ़ो। यहां पे क्या इसमें दिक्कत आ सकती है? कब नहीं आपको रहने देंगे, कब नहीं आपको जाने देंगे वहां पे? कुछ एसटीज का जो जगह है, जो बहुत ही डेलिकेट एरियाज है, सेंसिटिव एरियाज है, तो उन एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए और जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट बचाने के लिए हो सकता है आपको वहां रहने से मना कर दिया जाए। राइट टू रेसिडेंस एंड राइट टू मूवमेंट
दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये दोनों के दोनों आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट, ठीक है भैया। नाउ फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, तो ये भी है, हर नागरिक के पास क्या है, अधिकार है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस। क्या चीज का, जो मन करे उसका। अब स्टेट यहां पे ये कह सकता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कुछ चीजों पे, जैसे, क्योंकि जनरल पब्लिक के भाई भाई ध्यान रखना है। इमेजिन करो मैं आज टी शर्ट पहना हूं पीडब्ल्यू की, कल को मैं सफेद कोट पहन लूं तो, और मैं पहुंच जाऊं हॉस्पिटल में, कोई भी फोर्टिस वोर्टिस में पहुंच जाऊं, अपोलो हॉस्पिटल पहुंच जाऊं, मैं कह दूं आज सब हटो डॉक्टर, आज ऑपरेशन तेरा भाई करेगा। दैट मीन्स ये क्या हुआ, ना मेरे पे डिग्री है एमबीबीएस की, ना मेरे पे एक्सपीरियंस है, ना मैंने 12th में बायो ली थी, और मैं पहुंच जाऊंगा चीरा वीरा लेके, उस तरह लेके, वो शार्प कैंची वैची चाकू लेके, डॉक्टर क्या सिक्योरिटी मुझे भगा देगी वहां से। क्यों, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं है डॉक्टर का प्रैक्टिस करने का। अब लाइसेंस क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने कभी एमबीबीएस एग्जाम नहीं दिया, क्योंकि मैंने कभी ये क्वालिफाई ये नहीं किए। तो दैट मीन्स जनरल पब्लिक का भला करने के लिए मुझ जैसे लॉ के पॉलिटी के टीचर को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ये बात है। अब हम इसी बात पे आते हैं आगे। यहां पे स्टेट के पास ताकत क्या है, उसके पास ताकत ये है प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन कुछ ऐसी बताने की, स्टेट बताएगा, लाइसेंस उसको मिलेगा जिसने एमबीबीएस या एमडी आगे पढ़ाई कर रखी हो, क्वालिफाई किया हो, एंट्री एग्जाम एग्जिट एग्जाम पूरा क्लियर हो उसका, कैन ये उन्हीं को मिलेगा फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन या कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस जो भी है। अब स्टेट के पास पावर यह भी है कि वो कुछ काम धंधे खुद ही करे ऑन एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री या सर्विस, वेदर टू द एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन और अदरवाइज। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल को यूक्रेन से या किसी और देश से मैं यूरेनियम खरीद के मैं मार्केट में बेच नहीं सकता, मुझे अलाउड नहीं है, क्योंकि वो काम स्टेट का है। मैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट ढूंढ के कहीं से खोद के निकाल के अपने आप से बेचूंगा नहीं, वो मेरी औकात के बाहर है, वो मैं नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि वो काम स्टेट का है, वो स्टेट करेगा अपने आप से। रेडियो एक्टिव काम है, न्यूक्लियर एनर्जी का काम है। मैं कल को अपने आप से हाँ ईवी फैक्ट्री लगा सकता हूँ, हाँ ये लगा सकता हूँ, ईवी फैक्ट्री लगा लो आप, ईवी बनवाओ, गाड़ियां बाइकें सब बनाओ, ओला बन गई हमारी, ये वर्किंग जो इसकी महिंद्रा की जो ईवी बाइक चलती है, ईवी अपनी कार चलती है, ये सब। अब इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, राइट टू कैरी ऑन अ प्रोफेशन और बिजनेस या ट्रेड वैसा वाला जिसकी वजह से कोई इमोरैलिटी फैल जाए, समाज में गंदगी फैल जाए या डेंजरस हो। स्टेट कैन एब्सोल्युटली प्रोहिबिट कुछ ऐसे काम धंधे जिनकी वजह से वो काम जो है बड़े बिगड़ैल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल गन्स, सेलिंग ऑफ गन्स, सेलिंग ऑफ गन्स, कल को मैं दुकान खोल लूं और बेचूं वहां पे कट्टे लगा लगा के सारे, नहीं, अलाउड नहीं है। ठीक है, यहां गन अगर किसी को बेचनी होगी उसके पास कई सारे कंप्लायंस होंगे, और वो गन उसी को बेचेगा जिसपे गन का लाइसेंस होगा, आर्म्स लाइसेंस होगा उसके पास। तो वो जो व्यक्ति जो गन बेचना निकला है, सेलिंग ऑफ ए गन, वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा कंप्लायंस फॉलो करने पड़ेंगे। उसको गोली कारतूस किसने ली है, उसका नाम पता नोट कर ले भाई अपने पास, पता नहीं कौन लेके चले जा, कहीं दाग दे दो चार। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसे वाले जो प्रोफेशन होते हैं जो कि इमोरल हो सकते हैं क्या पता, जो कि डेंजरस हो सकते हैं क्या पता, तो ऐसे धंधे में जो लोग हैं उनको लाइसेंसिंग उनके पास हो। अब आज की तारीख में आप सोचो कि साहब भैया यूट्यूब चैनल कंटेंट क्रिएशन, कल को स्टेट कहते इसके लिए कि साहब जो आप जो यूट्यूब कंटेंट चलाते हो, ये अगर इससे समाज में गंदगी फैल गई तो क्या गंदगी फैल गई, पढ़ाते हैं हम लोग तो, अच्छा ठीक है आप लोग तो ठीक हो, लेकिन कोई अगर कंटेंट क्रिएटर हो जो बहुत अश्लील काम कर रहा हो तो वो आप जानो, हमें थोड़ी दिक्कत है उससे। तो स्टेट ऐसे केस में उस काम को या तो रोक सकती है या मना कर सकती है, या बोल सकती है कि साहब मत करना वरना जो है जेल होगी, सीधी बात। नाउ अब आते हैं मेन काम पे, आर्टिकल 20 और इसके बाद आर्टिकल 21, फिर आएगा 22। तो 20 क्या कहता है, 20 ये कहता है जब आपका कन्विक्शन हो गया हो, दोष सिद्ध हो गया हो, एवरी अक्यूज्ड पर्सन इज ग्रांटेड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। ठीक है, क्या है देखते हैं अभी कैसे कैसे मिल रहा है ये। अब आर्टिकल 20 के 3 पार्ट है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जॉपर्टी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। पहला क्या होता है एक्स पोस्ट फैक्टो, ये होता है जब अपराध हुआ है उस समय अगर वो किसी कानून में अपराध है तो सजा होगी। मान लो मोहम्मद अजहरुद्दीन, ठीक है, अब ये जब अपराध इनका क्या था, मैच फिक्सिंग के ऊपर आरोप जो भी बॉम्बे हाई कोर्ट से खारिज हो गए, सीबीआई कोर्ट से खारिज हो गए। क्यों खारिज हो गए, क्योंकि मैच फिक्सिंग के लिए उस समय तक कोई कानून ही नहीं था। तो अब जब वो कानून बाद में आए ना आए जो भी, लेकिन उस समय तक मैच फिक्सिंग जैसा कोई कानून नहीं है देश में। दैट मीन्स उसके बाद पार्लियामेंट कैन नॉट पास एनी लेजिस्लेशन विद रेट्रोस्पेक्टिव लॉ इफेक्ट, कि ऐसा नहीं कह रहे साहब
तुमने ऐसा काम किया, ये तो हमें पता ही नहीं था कि अपराध है कि नहीं है, चलो आज कानून लिख देते हैं, अब तुम्हारी सजा करा देंगे। नहीं 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 नहीं, अगर कोई क्रिमिनल अपराध है, क्रिमिनल लॉज, तो कानून उस समय पे एक्टिव होना चाहिए, तभी होगा। नो डबल जेपर्डी, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। गुनाह कितनी बार भी कर लो, सजा वही मिलेगी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो पर्सन एक्यूज, जिसके ऊपर भी आरोप लगा हुआ है, ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू डू व्हाट, टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अपने आप में विटनेस वो नहीं बन सकता, उसके खिलाफ अपराध प्रूव करो ना, ये तो काम अभियोजन का है, ये तो काम प्रोसिक्यूशन का है। अब आगे चलो, आर्टिकल 21, एक मिनट, आर्टिकल 20 का एक ही पन्ना था, हाँ बस यही है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना एक चीज और है कि नो डबल जेपर्डी मतलब ये नहीं है कि अगर आपने कोई अपराध किया, आपको पकड़ लिया गया, पुलिस ने आपको जेल के अंदर डाला, लेकिन पीछे पीछे आपके डिपार्टमेंट ने भी आपके ऊपर कुछ कुछ प्रोसिक्यूशन शुरू कर दिया, तो आपका वो नहीं साहब, ये तो देखो डबल बार सजा मिल रही है मुझे। एक बार तो डिपार्टमेंट ने मुझे अंदर अपने 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 ऑफिस में परेशान किया और उधर कोर्ट ने मुझे पनिशमेंट दे दिया। तो डिपार्टमेंटल जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, प्रोसीडिंग्स प्रोसीडिंग्स प्रोसीडिंग्स, ये डबल जॉपर्डी का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ आर्टिकल 21 पे, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आर्टिकल 21 ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सबसे बढ़िया बड़ा चौड़ा आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 21। अब शुरू के केस पे चलो, 1950, यहां पे सुप्रीम कोर्ट उस समय वही ना कि नई नई थी, यंग थी, तो अब यहां पे प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 क्या दिया गया है, इज अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन ओनली। पर अगर कानून सही है गलत है वो फर्क नहीं पड़ता हमें, नॉट फ्रॉम आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। That means state can deprive the right to life and personal liberty। कैसे कैसे, थ्रू ए प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कि कानून में लिख दिया तो सही है। अब पर्सनल लिबर्टी ओनली रिलेटिंग टू द उस पर्सन की अपनी 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 बिल्कुल फिजिकल लिबर्टी, और उसी के लिए बस एकदम यंग केस, एकदम यंग सुप्रीम कोर्ट, एकदम ऐसा स्टेटमेंट जो कि कोई मतलब नहीं। बाद में सुप्रीम कोर्ट बड़ी हुई, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेकिन नहीं नहीं, हमारे पास और भी चीजें इसमें सोचने के लिए, पर्सनल लाइफ लिबर्टी, उसमें सब कुछ आता है यार, बहुत सारी चीजें आती है उसमें, तो जेल में रहना, घूमना फिरना, आजादी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, हर चीज। मेनका गांधी केस हुआ यहाँ पे 1978 में, जैसे ही 20-25 साल हो गए, 28 साल हो गए, तब जाके केस आता है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट कहती है ओ भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब यहां पे दो केस आते हैं हमारे, जो आर्टिकल इसकी डेफिनेशन है ना, PEBL, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यहां पे इसका मतलब क्या होता है, जो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, इसका मतलब है वैलिडिटी ऑफ अ लॉ, कानून सही है कि नहीं, दैट हैज प्रिस्क्राइब्ड अ प्रोसीजर कैन नॉट बी क्वेश्चन। कानून सही है या नहीं ये हम क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, ऑन द ग्राउंड दैट द लॉ इज अनरीजनेबल, अनफेयर और जस्ट। कि भैया वो कानून गलत है, वो कानून अनफेयर है, वो कानून अनरीजनेबल है, इसको हम चेक ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भैया जो कानून है वो है नहीं। पर जो DPL होता है, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ये डॉक्ट्राइन क्या कहती है कि आपको कानून सही पास हुआ है कि नहीं हुआ ये देखना पड़ेगा। You have to check if there is a law to deprive the life and personal liberty, वो कैसा है आपको देखना पड़ेगा। It ensures that the law is made fair and just। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भले ही संविधान में नहीं लिखा हो, लेकिन हम मानते हैं हमारे संविधान में कि भैया DPL है। फर्क क्या है, PEBL क्या कहता है कि यहां पे स्कोप ऑफ लॉ वेरी लेस, यहां पे करेक्ट प्रोसेस देख लो आप, और इसको हमने संविधान देख लिया, हमने उठा लिया, कॉपी कर लिया। लेकिन अमेरिकन जो हमारा जो ये है, ये क्या कहता है, आप लॉ को देखो, लॉ सही पास हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका स्कोप काफी लार्ज है। लॉ की मंशा क्या है, जो कानून आया है किसी की जान लेने के लिए, वो कानून कितना खराब कितना सही क्या है। नाउ अब पर्सनल जो हमारी लाइफ पर्सनल लिबर्टी है, उसका प्रोटेक्शन कैसे कैसे तय हो रहा है, क्या प्रोटेक्टेड है, आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन से प्रोटेक्टेड है, हाँ। पर PEBL कहता है कि इस कानून खराब है अच्छा है वो आप चेक करना छोड़ दो। ये क्या हुआ था AK गोपालन केस में, जो स्टेट ऑफ मद्रास था, ठीक है भैया। अब आगे चलते हैं, फाइनली केस आता है 1978 में सुप्रीम कोर्ट में, और मेनका गांधी केस में। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला जो एक्सप्रेशन है, वी हैव इट, वेदर यू लाइक इट और नॉट, बट वी हैव टू हैव इट। प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 जो मिला हुआ है सबको, should be available not only against arbitrary executive action but also against arbitrary legislative action। ठीक है भैया। right to life includes the right to live with human dignity, not an animal life, not an animal life। सब कुछ आता है इसमें।
पर्सनल लिबर्टी कवर्स क्या क्या, अ वेराइटी ऑफ राइट्स दैट गो टू कॉन्स्टिट्यूट पर्सनल लिबर्टी ऑफ कोई भी मैन. इट इज द वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21. वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया हुआ ये. इसके बाद से ही आर्टिकल 21 को हमने एक्सपैंड होते हुए खूब देखा. अब क्या हुआ मेनका गांधी केस में, पहले एक एक उपालन में तो मना कर दिया गया था, अब दोनों में प्रोटेक्टेड है, दोनों प्रोटेक्टेड है. लॉज शुड बी जस्ट, रीजनेबल एंड फेयर. लॉज हैव टू बी राइट, लॉज को सही होना पड़ेगा. अब मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 जो है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ऑल्सो आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव, दोनों के लिए है. ठीक है जी. नाउ अब इसके लिए कुछ कुछ लैंडमार्क केसेस भी हुए थे, जैसे मेनका गांधी केस में. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया हम जो बोल रहे हैं अब सुनते जाना क्या क्या. राइट टू फ्री एजुकेशन, राइट टू फ्री लीगल एड, right against solitary confinement, right to speedy trial, right against handcuffing, right against inhuman treatment, right against delayed executive action, right to travel abroad, फिर right to live with human dignity, right to decent environment including pollution free water and protection against कुछ भी जो हमारे hazardous substances industries जो होते हैं, right to livelihood, right to privacy, right to shelter, right to health, ये सब. अब इसमें और भी लिखो आगे, अभी तो और भी आते हैं. फिर राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट, राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन सरकारी अस्पताल, राइट नॉट टू बी ड्रिवन आउट ऑफ स्टेट, राइट टू अ फेयर ट्रायल, राइट ऑफ प्रिजनर टू हैव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, कि उन्हें भी कुछ चीजें चाहिए होती हैं जेल वेल में, वो भी इंपॉर्टेंट है. फिर राइट ऑफ महिलाएं टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, कि चौराहे पे नहीं टांगना किसी को, राइट टू रोड इन हिली एरियाज, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू रेप्यूटेशन, right to appeal from a judgment of conviction, right to family pension, right to social and economic justice and empowerment. फिर right against जो हमारे बार फेटर्स होते हैं. फिर right to appropriate life insurance policy, right to sleep, freedom from noise pollution, sustainable development, opportunity. ये सब का सब हमारा क्या क्या बने, आर्टिकल 21 का हिस्सा बने. इसमें और एक डालो, right against, ये लिखना, right against adverse impact of climate change. ये आया था अभी फैसला हाल में, चंद्रचूड़ जी की बेंच थी, एक्स हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस हमारे, तो उन्होंने ये फैसला दिया था. एम के रंजीत सिंह केस था. नाउ पुट अ समी जजमेंट, तो ये प्राइवेसी के लिए था. अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सरकार अगर कोई कानून लेके आ रही है और वो कानून किसी की प्राइवेसी का हनन कर रहा है, तो उस कानून की मंशा चेक करनी पड़ेगी. जो कानून जो भी स्टेट लेके आया है, स्टेट एक्शन जो भी हुआ है, हम उसको राइट टू प्राइवेसी, हम दे तो रहे हैं राइट टू प्राइवेसी आज. अब राइट टू प्राइवेसी को अगर रेस्ट्रिक्ट करना हो, भाई राइट टू प्राइवेसी को अगर हमें रेस्ट्रिक्ट करना है तो कैसे कम होगा, स्टेट एक्शन से कम होगा. अब स्टेट एक्शन कैसे कम हो, भाई अब स्टेट एक्शन कैसा हो कैसा नहीं हो, तो स्टेट एक्शन को होना पड़ेगा एक कानून का सहारा लेके, कि उस स्टेट एक्शन से एक, भाई वो स्टेट एक्शन जो है वो किसी कानून के मंशा से आया हो. अब वो कोई कानून जो भी है उसका कोई मंशा हो, सच में उसको कोई पर्पस हो, और जितना भी प्राइवेसी आप छीन रहे हो लोगों की वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए. तो ये 3 टेस्ट हैं, ये 3 जो टेस्ट हैं ये पास करने पड़ेंगे कोई भी आधार जैसे केस को. कोई आधार जो एक्ट है तो इसको पास करना पड़ेगा. ऐसे ये टेस्ट क्या, कि स्टेट का जो भी एक्शन है उसको इट मस्ट हैव अ लेजिस्लेटिव मैंडेट, कि उसके पीछे कोई कानून की ताकत हो. अब जो भी स्टेट का एक्शन है, आधार, सबका आधार नंबर लेना, सारा बायोडाटा लेना, फिंगरप्रिंट लेना, आई रेटिना स्कैन, जो भी, तो इट मस्ट बी परस्यूइंग अ लेजिटिमेट स्टेट का पर्पस, कि पर्पस क्या है आपका ये सब करने का, और उतना ही लेना जितना जरूरी हो, प्रोपोर्शनेट, वो भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है भैया. नाउ अब लैंडमार्क केसेस क्या हुए भाई, ये जो आर्टिकल 21 के लिए क्या क्या हुए, तो उन्नी कृष्णन केस हुआ भाई, ये इसमें आया था राइट टू प्राइमरी एजुकेशन. फिर रेपुटेशन कब आया, जब सुब्रमण्यम स्वामी केस हुआ 2016 में. 18 में क्या हुआ, एनजीओ कॉमन कॉज का पैसिव यूथनेशिया एंड राइट टू एग्जीक्यूट अ लिविंग विल, ये दोनों इसमें आ गए हमारे. फिर हदिया केस में क्या हुआ, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस ओन चॉइस, ये आर्टिकल 21 का पार्ट बनाया गया, और ये इस हदिया केस में ये आ गया सामने. ठीक है भैया. अब 21A एजुकेशन, अब ये 21A बाद में जोड़ा गया है, 86वां अमेंडमेंट था संविधान में. ये कब आया, 2002 में. क्या हुआ इससे, एक आरटीई एक्ट आया, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आरटीई एक्ट 2009. ये 21A क्या कहता है खुद से अपने आप से,
स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14। फ्री एंड कंपल्सरी, चॉइस नहीं है कि पढ़ाई नहीं करनी, करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बच्चे 6 से लेकर 14 की एज में हैं उनको बेसिक शिक्षा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, मैंडेटरी है। कैसे आया? इस कानून के माध्यम से आया। संविधान में अमेंडमेंट हुआ, कानून आया, और एक संविधान में हमने सामने लिख दिया, ऊपर सबसे ऊपर 21 के जस्ट नीचे 21 ए लिखा है। अब इसने क्या क्या 21 ए ने क्या क्या जोड़ा हुआ है भैया, देखो जरा एक बार। तो यहां पे इसने डीपीएसपी भी चेंज कर डाला, आर्टिकल 45। अभी आगे चैप्टर आएगा। स्टेट शैल एंडीवर, कोशिश करेगा, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, ऑल चिल्ड्रन। यहां सिटीजन्स की बच्चों की बातें नहीं हो रही हैं, ऑल चिल्ड्रन। जो बच्चे हैं, छोटे हैं, तो उनको आपको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देनी पड़ेगी अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। तो ये तो उनके लिए जो बच्चे छोटे हैं, ठीक है भैया। अब फंडामेंटल ड्यूटी क्या जोड़ी गई है 51 में? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड या वार्ड, जो भी उसका बच्चा है, लीगल बेटा, उसका बेटी, बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years। अब आर्टिकल 45 क्या कहता है? प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन for children under 6 years, however being a directive principles it was not enforceable by courts। पहले जो पार्ट 4 में पहले जो था उसका भाई सब्जेक्ट मैटर, अब तो फाइनली चेंज हो गया। अब तो बोल दिया गया स्टेट कोशिश करेगा कि बच्चा छोटा है उसको अर्ली चाइल्डहुड केयर मिले, और बच्चे जो बड़े हैं उनको भैया एजुकेशन दिलवाओ कहीं से भी, हम नहीं जानते कैसे। अब आर्टिकल 22, जो बच्चे कुछ अपराध कर दें, तुम्हारे जैसे युवा हमारे, और इन्होंने कुछ तोड़फोड़ कर दी, इनके बारे में बात है ये, तो इन्हें उठा के लेके जाना है, पुलिस लेके जाती है इनको, तो दैट मीन्स तुम्हारा क्या हुआ? डिटेंशन हो गया, तुम्हें डिटेन कर लिया गया है, तुम्हें अरेस्ट हो गई तुम्हारी। जो अरेस्ट हो रही है वो अरेस्ट डिटेंशन जो होती है 2 तरह की होती है, एक होती है प्यूनिटिव, एक होती है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव माने क्या? जब हम पनिशमेंट देते हैं आफ्टर द ट्रायल एंड कन्विक्शन ऑफ कोर्ट एंड कन्विक्शन बाय कोर्ट, तब क्या होता है? क्योंकि कोर्ट में एक जुर्म उसका सिद्ध हो गया है, कन्विक्शन, दोष सिद्ध हो गया है, और उसका ट्रायल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक होता है प्रिवेंटिव, मतलब क्या? कोई ट्रायल वायल कुछ नहीं, कोई कन्विक्शन कुछ नहीं, बस लेकिन हमें डाउट है कि तुम तोड़फोड़ करोगे, तो उठा के ले गए अंदर। ये क्या हुआ? ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? ये तुम्हारा प्रिवेंटिव डिटेंशन होगी। 2 तरीके से होती है, एक होती है प्यूनिटिव डिटेंशन, ठीक है भैया, एक होती है हमारी प्रिवेंटिव डिटेंशन। यहां पे कोई देयर इज नो ट्रायल, देयर इज नो कन्विक्शन, देयर इज नो नथिंग, ठीक है। हमारे यहाँ प्यूनिटिव नहीं, इसको लिखो यहाँ पे प्रिवेंटिव, इसको काले से लिख लो भैया, प्रिवेंटिव। जो नॉर्मल प्रोसेस होती है हमारी प्यूनिटिव वाली, उसमें क्या होता है? उसमें सबसे पहले एक अपराध कुछ हुआ, क्राइम कुछ होता है, उसके बाद पुलिस छानबीन करती है, फिर उसके बाद पुलिस अपने आप एविडेंस जुटाती है, फिर सस्पेक्ट को धरा जाता है, फिर कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। अगर गिल्टी फाउंड हुआ तब जेल होगी, पनिशमेंट तब मिलेगी, ठीक है। यहां कहानी क्या है? पुलिस के पास इंटेलिजेंस आई कि साहब फलाने लोग जो हैं ये उपद्रव करने वाले हैं, सब्जेक्ट को उठा लिया गया और डिटेन कर लिया गया, कहानी खत्म। पर्पस इज नॉट टू पनिश बट टू प्रिवेंट द पर्सन कि ये अपराध कर सकता है, ऐसा। तो प्यूनिटिव डिटेंशन जो है इज टू पनिश अ पर्सन जब अपराध हो गया हो, ट्रायल खत्म हो गया हो, और कोर्ट से दोष सिद्ध हो गया हो, कोर्ट में। नाउ 22 में कुछ 2 पार्ट होते हैं, 22(1) एंड 22(2). तो प्यूनिटिव वाला पार्ट क्या कहता है हमारा? प्यूनिटिव कहता है कि जब आपको अरेस्ट किया जाएगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि क्यों आपको अरेस्ट किया गया है, ठीक है भैया। आपको लॉयर मिलेगा, राइट टू बी कंसल्टेड एंड डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड कोई एक जज के सामने विद इन 24 आवर्स, एक्सक्लूडिंग आएगा यहां पे, एक्सक्लूडिंग आपको जब अरेस्ट किया गया 24 घंटे के भीतर जज के सामने, लेकिन उसमें वो टाइम हटा देना कि जितना टाइम पहुंचने में लग रहा है, बस। फिर राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मैजिस्ट्रेट ने मना कर दिया हो कि नहीं, इसको आप अभी जेल में और नहीं रखोगे, ठीक है भैया। ये जो सेफगार्ड्स हैं दे आर नॉट अवेलेबल टू एन एनिमी एलियन, नहीं, उसके लिए नहीं है। या कोई पर्सन जो डिटेन हुआ है अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन, पीडी लॉ, उसके तहत अगर कोई व्यक्ति को अंदर किया गया है, उस पर अधिकार बेचारे पे ये सब नहीं मिलेंगे उसको। नाउ ये अप्लाई कहां होते हैं? ओनली टू एन एक्ट ऑफ क्रिमिनल या क्वासी क्रिमिनल नेचर में, या कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि जनता के इंटरेस्ट के, जनहित के इंटरेस्ट से ज्यादा खराब है, वो नहीं होनी चाहिए थी। तो अगर वो हो गई तो फिर भैया फिर उस पर सोच विचार दूसरा होगा। अब प्रिवेंटिव के लिए हाल क्या है हमारे यहाँ? डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सीड
3 महीने से ज्यादा, अनलेस वो एडवाइजरी बोर्ड ने बोला हो ऐसा। एडवाइजरी बोर्ड क्या है साहब? इसमें जज साहब होते हैं, जेल का अपना वार्डन होता है, मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, ये लोग तय करते हैं कि इस व्यक्ति को भी और रखना है, जेल में नहीं रखना है। नाउ ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू, जिसको भी धरा गया है उसको बता दो कि साहब आपको यूं धरा गया है, इसलिए धरा गया है। फैक्ट्स अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट जो है अगर छुपाने हो आप छुपा सकते हो। नाउ अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन, वो उस व्यक्ति को इतना तो हक मिलना चाहिए। नाउ अवेलेबल टू बोथ सिटीजंस एज वेल एज एलियंस, ये इनको भी है। नो डेमो, ये देखो किसी और देश में ये पीडी लॉ नहीं होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, नेवर किसी और देश में ये वाले कानून नहीं होते हैं। ये कानून हमारे कहां होते थे? प्रिवेंटिव डिटेंशन was used by ब्रिटिश, यही लोग यूज करते थे इसको, क्योंकि उन्हें इंडियंस दबा के रखना था। वो कानून आज भी चल रहे हैं, वही चल रहे हैं, अब चलते आ रहे हैं, क्या करें। अब आर्टिकल 22 क्या कहता है? जो हमने ऐसे लोगों को धरा है, उन लोगों के लिए जिनको डाउट है ये अपराध कर सकते हैं, तो सर्कमस्टांसेस एंड क्लासेस ऑफ केसेस इन विच अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड फॉर मोर देन 3 months, वो पहले सोच के रखो, लिख के रखो, ये पार्लियामेंट के पास पावर है। पार्लियामेंट तय करके बताएगी कि किस क्लास में, कौन से केस में, किस सर्कमस्टांस में इस व्यक्ति को इतने दिन के लिए और अंदर रख सकते हो, अंडर अ पीडी लॉ, विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन या कुछ एडवाइस ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। नाउ मैक्सिमम पीरियड जो है इसका फॉर विच अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड इन एनी क्लासेस ऑफ केसेस अंडर अ पीडी लॉ, कौन तय करेगा? पार्लियामेंट तय करेगा। द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड इन एन इंक्वायरी, क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी वो एडवाइजरी बोर्ड? वो जो क्या क्या इंक्वायरी करेगी, ये व्यक्ति ने कितने अपराध पहले किए हैं, क्या ये व्यक्ति ऐसा और करता है, ये व्यक्ति के फोन में चेक करो क्या कर रहा है। तो ये जो पूरी इंक्वायरी हो रही है, इसका प्रोसीजर एडवाइजरी बोर्ड का पार्लियामेंट तय करेगी। ठीक बात है। नाउ 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978, इसने क्या किया? इसने बोला जो पीरियड ऑफ डिटेंशन है विदाउट द एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन, ये क्या किया इन्होंने? फ्रॉम 3 to 2 months। अब नॉट येट बीन ब्रॉट इनटू फोर्स, अभी तक वो नहीं हो पा रहा, यूज ही नहीं हो पा रहा। ठीक है चलो 3 महीने चल रहा है, सबके अरेस्ट जो है 3 महीने होती है, 3 महीने बाद उसकी सुनवाई कहीं ना कहीं हो ही जाती है। नाउ अब पावर कैसे कैसे बांटी हुई है? पार्लियामेंट को, स्टेटों को, और पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर को। कैसे कैसे? आप पीडी लॉ बना सकते हो अपने अपने, जो स्टेट है वो भी अपने अपने, और पार्लियामेंट जो है सेंटर के लिए। पार्लियामेंट क्यों बनाएगा, कब बनाएगा? जब डिफेंस, फॉरेन अफेयर और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की बात हो रही होगी, तो पार्लियामेंट तय करेगा। पार्लियामेंट और स्टेट कब को बना सकते हैं? जब उस स्टेट के लिए जिम्मेदारी कोई करनी हो, मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर करना हो, या मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। तो अगर इनकी में कोई आपदा, कोई बाधा आ रही हो, तो उस केस में स्टेट सरकार कुछ ला सकती है, कोई पीडी लॉ। जैसे जैसे ये कानून आए हैं, पीडी एक्ट 1950, फिर इसके बाद मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा, फिर हमारा कोफपोसा, फिर हमारा नासा एक्ट, फिर हमारा पीबीएम सेका, फिर टाडा एक्ट, फिर पीआईटी एनडीपीएसए, फिर पोटा एक्ट, फिर यूएपीए एक्ट। तो इतने सारे जो ये एक्ट हैं, ये एक्ट क्या है? ये सब पीडी लॉ के लिए है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, किसी को पहले से ही धरना, पहले से अंदर अपने पास बिठा लेना कि तुम अंदर बैठो बेटा, तुम्हारा नहीं है अभी काम। ठीक है। अब यही बात है जो कई सारे जजेस ने भी बोली, ये बात कि पीडी लॉज इन इंडिया दे आर ए कोलोनियल लेगेसी, जो ब्रिटिश के द्वारा लाए हुए थे, दैट हैव ग्रेट पोटेंशियल टू बी अब्यूज्ड, जो कि होते ही है, एंड they are misused by the state, and any slightest error in compliance of procedure by authorities should result in favor of detenue। उसको रिलीज कराओ। अगर अथॉरिटीज ने बदतमीजी करी उसके साथ, कोई अपराधी के साथ, कोई जो अपराधी तो क्या है, वो पहले ही धर लिया गया उसको, तो वो सस्पेक्ट के साथ, तो अगर बदतमीजी हुई है, प्रोसीजर फॉलो करने में, कंप्लायंस में कोई स्लाइटेस्ट एरर हुआ है, ये जज साहब लोगों ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वी हैव टू मेक श्योर कि उस डिटेन्यू के साथ फिर नाइंसाफी ना हो, क्योंकि इतनी उसके साथ वैसे ही हो रही है। ठीक है भैया। सो ये था हमारा क्या, हमने जो पढ़ा आर्टिकल 12 से लेके 22, पहले 23 लिखा, 25 लिख दी। ठीक है जी। तो मिले अगली क्लास में, इसको हम आगे आर्टिकल 23 से लेके 35 कंटिन्यू करेंगे। और टिल देन यू कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक, ऑल द बेस्ट।